एक काली परछाई है जो हर वक्त मेरा पीछा करती रहती है। यह मुझे चैन से जीने नहीं देती, न ही मरने देती है। डेविड ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या वह इस समय हमारे साथ है? सरकारी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एडगर सुआरेज ने पूछा। डेविड ने हाँ में सिर हिलाया। क्या यह काली परछाई हमें देख और सुन सकती है? डेविड ने वापस सिर हिलाकर हाँ कहा। क्या यह काली परछाई बोलती भी है? डेविड ने इस बार ना कहा। फिर धीरे से बोला, यह रोती है, चीखती है, हंसती है, लेकिन बोल नहीं सकती। क्या तुम मुझे खड़े होकर दिखा सकते हो वह काली परछाई? डेविड चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। डॉक्टर भी डेविड के सामने खड़ा हुआ और बोला, ऐसी परछाई तो मेरे साथ भी रहती है, हर पल, हर क्षण। डेविड कुछ न बोला। डॉक्टर ने कहा, खैर, मैं जानना चाहता हूं, उस रात क्या हुआ था? एकाएक डेविड के चेहरे का रंग बदल गया। उसके माथे पर गहरी रेखाएं खिंचाईं। एक हाथ की अंगुलियों के बीच दूसरे हाथ की अंगुलियां फंसाकर उसने अपने हाथ टेबल पर रखे। अपने चारों ओर देखकर फुसफुसाता हुआ बोला, इस परछाई ने मार दिया, सभी को मार दिया, और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। डेविड कुछ वक्त तक कुछ न बोला। फिर एकाएक उसकी आवाज गूंजी, कितना सुंदर घर था हमारा। प्यारी है ना मेरी वाइफ। उस रात जब मैं घर आया वह दिखाई न दी। बेटी फ्रैंक डरी सहमी सी खड़ी थी। मैंने कई बार पूछा उससे, मम्मा कहाँ है, मगर वह कुछ न बोली। फिर उसने अंगुली से इशारा करके बताया, वह मेरे सिर के ठीक ऊपर छिपकली की तरह बैठी हुई थी, उल्टी, मुझे घूरते हुए, और फिर अचानक से बंदर की तरह उछलते हुए किचन में चली गई। डॉक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल से थके हारे घर जाते हो और आपकी बीवी आपको छत के निचले हिस्से पर उल्टी रेंगती हुई मिले। मैं एकदम से डर गया। पुलिस को कॉल करने के लिए मैं फोन की तरफ भागा, नंबर डायल किया, और देखता हूं रिंग ऐना के शरीर में बजती है। मेरी इन आंखों के सामने ऐना ने अपना एक हाथ चीरा, अंदर से रिसीवर निकाला और मर्दाना आवाज में बोली, हेलो डेविड। यह तो रॉन्ग नंबर है। मैं फोन में उसकी आवाज साफ सुन सकता था। मैं ही पागल था। पिछले कई दिनों से वह बता रही थी, बेसमेंट से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं, जैसे कोई जीर जीर से सांस ले रहा हो, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। एक रात ऐना उठकर फ्रैंक के कमरे में गई और एक फांसी का फंदा बनाकर उसकी गुड़िया को हैंगर पर लटका दिया। मुझे लगा उसके और ल्यूकस के संबंधों के बारे में हमारे बीच जो बहस हुई थी, उसकी वजह से वह तनाव में है। उम्मीद थी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह काली परछाई उस पर हावी हो चुकी थी। मैंने सोचा क्रॉस कुछ मदद करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्रॉस उसके सामने किया, वह तपने लगा और एकदम से उसमें आग लग गई। मेरी चीख सुन मार्कस भागा भागा बाहर आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मार्कस पर हमला कर दिया। मार्कस का सर उसके हाथ में था और धड़ जमीन पर। डेविड अप्रत्याशित रूप से जीर जीर से रोने लगा। अप्रत्याशित इसलिए कि अब तक वह इस हादसे को एक कहानी की तरह सुना रहा था, मानो यह सदियों पुरानी कोई दंत कथा हो। फिर लड़खड़ाती जबान में बोलने लगा, मेरा मार्कस, मेरा प्यारा बेटा मार्कस, जिसे ऐना जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसे ऐना ने नहीं मारा, नहीं डॉक्टर, उसे इस काली परछाई ने मारा है। ऐना के हाथ में मार्कस का सिर था और वह उसका खून पी रही थी। फ्रैंक खौफ के मारे बेहोश हो चुकी थी। मैंने फ्रैंक को अपने हाथों में उठाया और बाहर की ओर भागा। आप यकीन नहीं करोगे डॉक्टर, मैं कार की ओर भाग रहा था और यह काली परछाई, जिसे मैं अब तक मेरी छाया समझता रहा, वह तालाब की ओर भाग रही थी। मैं कार तक पहुंचा, तब मेरी बेटी मेरे हाथों में नहीं थी। मैं तालाब की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखता हूं इस परछाई ने उसे तालाब में डुबोकर मार दिया था। मैं तालाब में कूदा, मगर मुझे फ्रैंक की लाश ही मिली। वो मर चुकी थी। मैं उस लाश को किनारे तक लेकर आया, तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरे सामने पानी में से एक आकृति बाहर आई। क्या आप यकीन कर पाओगे? यह मैं ही था। एक मैं रोता हुआ अपनी बेटी की लाश को हाथों में उठाए, एक वह मेरी परछाई जो मुस्कुरा रही थी। उसके काले दांतों के बीच से मुझे सांप की जीभ दिखाई दी और एकदम से सरसराता हुआ एक सांप मेरी आंखों के पास आया। मैं इतना ज्यादा डर गया कि अपनी बेटी की लाश को वहीं फेंककर कार की ओर भागा। दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और कार स्टार्ट की ही थी कि सेंटर मिरर में देखता हूं ऐना पिछली सीट पर बैठी है, खून से लथपथ। वह एक चाकू निकालती है। मैं इतना डर जाता हूं कि वहां से हिल भी नहीं सकता। मुझे लगा ऐना मुझे मार देगी, लेकिन नहीं। वह खुद के गर्दन पर चाकू फेरती है। खून की धार बह निकलती है। वह अपनी गर्दन फाड़कर उसमें हाथ डालती है और कुछ ही पल में धड़कता हुआ दिल निकाल के मेरी तरफ बढ़ाती है और कहती है, आई लव यू बेबी। डॉक्टर, आप ही सोचिए, आपकी बीवी आपको आई लव यू कहती है और अपना खून से लथपथ धड़कता हुआ हृदय निकालकर गिफ्ट के रूप में देती है। यह उसने नहीं किया, यह इस काली परछाई ने किया। डॉक्टर सुआरेज बोले, क्या तुम्हें पता है
वहां एक लाश और थी। हाँ, मैंने देखा। पुलिस को डिक्की में एक लाश और मिली, ल्यूकस की। बोलते बोलते गुस्से से डेविड की आंखें लाल हो आईं। वह अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाया, वह कुतिया मेरे पीछे मेरे ही दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थीं। डॉक्टर सुआरेज उसका ऐसा भयानक रूप देखकर दहल गए। गुस्से के कारण डेविड के होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुझे नहीं पता एना ने उसे कब मारा। अब डेविड के होंठों पर मुस्कान थी। धीरे धीरे यह मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। वह जीर जीर से ठहाके लगाने लगा। डॉक्टर सुआरेज बोले, क्या तुम जानते हो पुलिस क्या कह रही है? तुम घर गए तब ल्यूकस बेडरूम में था एना के साथ। तुम्हें उस पर गुस्सा आया। पहले तुमने ल्यूकस को गोली मारी, फिर एना के सामने मार्कस का सिर काट दिया। एना फ्रैंक को लेकर भागी। तुमने पीछा किया और फ्रैंक को छीनकर तालाब में फेंक दिया। फिर तुम एना को घसीटते हुए कार तक लाए। एना को कार में डाला लेकिन वह बेकाबू हो गई। उसने कार में ही पड़े चाकू से तुम पर हमला किया। तुमने उसका गला काट दिया और गले में हाथ डालकर उसका हार्ट बाहर निकाल लिया। ओह गॉड! फिर तुम ल्यूकस की लाश को घसीटते हुए कार तक लाए और उसे डिक्की में डाल दिया। तुम लाशों को ठिकाने लगाते तब तक पड़ोसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं। कहते कहते वह वापस जीर जीर से रोने लगा। डॉक्टर ने खड़े होकर बोलना जारी रखा। पुलिस के पास तुम्हारी फ्लाइट के टिकट हैं जो तुमने उस रात मिस कर दी थी जानबूझकर। तुम्हें एना पर पहले से शक था और तुम उस रात फ्लाइट छोड़कर घर इसीलिए आए थे कि एना की हकीकत जान सको। डॉक्टर ने बोलना बंद भी नहीं किया था कि डेविड एकदम से खड़ा हुआ और चीखा, आपकी छाया कहां गई? डॉक्टर ने छाया की तरफ देखा, तभी डेविड जीर जीर से ठहाके लगाने लगा। डॉक्टर गुस्से से दंदनाता हुआ रूम से बाहर निकल आया और पुलिस ऑफिसर से बोला, सभी टेस्ट करके देख लिए मैंने। वह सजा से बचने के लिए पागल बनने का नाटक कर रहा है। बस पक्का उसी ने मारा है सभी को। पूरे दिन का थका हारा डॉक्टर जब घर पहुंचा तब रात के 10 बज रहे थे। घर में कदम रखते ही देखता है बेटा जुआन खड़ा खड़ा थर थर कांप रहा है। जुआन ने छत की ओर इशारा किया। एडगर ने देखा उसकी वाइफ जूलिया छत से उल्टी लटकी हुई उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थीं और मुंह से लहू बह रहा था, वह भी ऊपर की ओर। एकदम से जूलिया पलटी और तेजी से भागी। एडगर देखता रह गया। जूलिया भाग रही थी किंतु उसकी परछाई अब तक वहीं छत पर जमी हुई थी। सांप के फुफकारने जैसी उस काली परछाई की हंसी से कमरा दहल गया था। और वहां हॉस्पिटल में डेविड मरा पड़ा था। उसकी खुली हुई आंखें और मुंह मानो कह रहे हों, नहीं, मैंने नहीं मारा। उस काली परछाई ने खौफ के कारण पैर बर्फ बन चुके थे। डॉक्टर एडगर सुआरेज अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जुआन आगे आया और डॉक्टर सुआरेज के पैरों से लिपट गया। सुआरेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या डेविड जो कह रहा था वह सब सच था? क्या डेविड के पूरे परिवार का कत्ल कर देने वाली काली परछाई की नजर अब उसके खुशहाल परिवार पर थी? एडगर को अपने बेटे जुआन की फिक्र होने लगी। छत को घूरते हुए उसने पैरों से लिपटे जुआन के सिर पर हाथ फेरा। जुआन के बालों में हेयर बैंड। सुआरेज ने जैसे ही अपने पैरों में देखा, वहां एक सुंदर लड़की थी, 11-12 साल की। सुआरेज की आंखें आश्चर्य से फैलने की बजाय चिंतन से छोटी हो गईं। वह बोली, भैया आप कितने स्वीट हो, लव यू सो मच। सुआरेज ने स्वयं से पूछा, इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने। दिमाग पर जीर डालने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें खोली उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसके पैरों में लिपटा हुआ न जुआन था न कोई बच्ची, यह तो एक विशाल अजगर था जो हौले हौले उसे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ता जा रहा था। सुआरेज की सांसें थम गई थीं। अजगर उसके पैरों से होता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुआरेज ने कसकर अजगर को पकड़ लिया और उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी वह देखता है काली परछाई एकदम से नीचे कूदी और हाथों विराता है, पैरों पर चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। एक तरफ अजगर, दूजी ओर वह काली परछाई। मौत जैसे आज ठानकर ही आई थी सुआरेज को ले जाने का। अजगर की पकड़ से आजाद होने के लिए डॉक्टर सुआरेज ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन अजगर था कि उसके शरीर पर और भी अधिक कसता जा रहा था। आज न जाने क्या होने वाला था इस घर में। डॉक्टर ने देखा परछाई अचानक गायब हो गई और फिर एकदम से उसकी आंखों के ठीक आगे प्रकट हुई। इस परछाई ने लपलपाते हुए अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और डॉक्टर को चाटने लगी। डॉक्टर की सांसें चरचाई थीं। उसने अजगर का गला कसकर पकड़े रखा। काली परछाई कमरे में पसरती जा रही थी और इसके साथ ही फैलता जा रहा था मौत का सर्द अंधेरा। काली परछाई कुछ करती उससे पहले अजगर की पकड़ ढीली होने लगी। अजगर की आंखें बाहर निकल आईं और उनसे खून टपकने लगा। देखते ही देखते अजगर के मुंह से भी खून बह निकला और उसकी जीभ बाहर लटकने लगी। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गया कि अजगर की जीभ हूबहू इंसानों जैसी थी। उधर काली परछाई फिर से न जाने कहां खो गई।
सुआरेज ने आंखें बंद की और फिर चैन की सांस ली ही थी कि अचानक उसकी पत्नी जूलिया चीखी, एडगर, तुमने ये क्या कर दिया? डॉक्टर एडगर सुआरेज ने अपने पैरों में देखा और उसकी भी चीख निकल गई। वहां फर्श पर जुआन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकला पड़ा था और आंखें बाहर लटक रही थीं। जूलिया रोते हुए चिल्लाई, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गिड़गिड़ाया, नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं। उस काली परछाई ने मारा है मेरे बेटे को। जूलिया ने आश्चर्यचकित होकर कहा, काली परछाई? अचानक डॉक्टर के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ ऊपर उठाया और जूलिया की ओर अंगुली तानते हुए बोला, वह तुम्हारे ठीक पीछे है। जूलिया थरथर कांपने लगी। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे हार्ट अटैक आने ही वाला हो। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और पुतलियों को एक ओर लाकर कनखियों से पीछे देखने लगी। किसी की ठंडी सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थीं। वह कांपती हुई पीछे मुड़ी और देखती है, वहां कोई नहीं था। जूलिया वापस पीछे मुड़ी और एडगर को ठीक अपनी आंखों के सामने देखकर कांप उठी। वह बोला, क्या यह सब तुम कर रही हो? उसे कोई जवाब न देकर जूलिया अपने बेटे जुआन की ओर भागी और उसका सिर सहलाने लगी। जुआन की देह ठंडी पड़ चुकी थी। जूलिया एडगर की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मार दिया मेरे बेटे को। और फिर फोन की ओर लपकी, पुलिस को कॉल करने के लिए। एडगर तेजी से भागा और जूलिया को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जूलिया दर्द से कराह उठी थी। एडगर को जैसे अभी होश आया हो, वह गिड़गिड़ाने लगा, जूली, मुझे माफ कर दो, प्लीज, मुझे माफ कर दो। अचानक जूलिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह तेजी से हाथों के सहारे घिसटती हुई पीछे बढ़ी और थरथराती आवाज में बोली, वह तुम्हारे पीछे है। एडगर की सांसें तेज चलने लगीं। उसके होंठ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा ही था कि उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार हुआ। यह जूलिया थी जिसने अपने पति डॉक्टर एडगर सुआरेज के सिर पर गुलदान पटक दिया था। सुआरेज चक्कर खाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। जब डॉक्टर सुआरेज को होश आया, वह अस्पताल में था। पुलिस अधिकारी उसकी ओर बढ़ा और बोला, क्या तुम मेरी बात सुन और समझ सकते हो? एडगर ने थरथराते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा अपने बेटे को, उस काली परछाई ने। बात पूरी होती उससे पहले ही एडगर ने देखा, उसकी आंखों के ठीक ऊपर छत से चिपकी हुई थी वही लड़की जिसे उसने अपने घर में देखा था। वह लड़की फिर से बोली, भैया, आप कितने स्वीट हो, लव यू सो मच। एडगर खुद से बात करता हुआ बोला, देखा है, कहीं तो देखा है इस लड़की को। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह बिस्तर पर लेटे लेटे बुरी तरह कांपने लगा। पुलिस अधिकारी ने एडगर के ऊपर झुकते हुए कहा, हमारे साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश मत करो और बता दो, तुमने अपने बेटे जुआन की हत्या क्यों की? एडगर ने अचानक उस अधिकारी का गला पकड़ लिया और उसकी पिस्टल निकालकर उसी पर तान दी। डर के मारे वह अधिकारी, वकील और नर्स हाथ ऊपर करके पीछे सरकने लगे। एडगर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वह लौट आई है, किसी को नहीं छोड़ेगी वह, बचा लो खुद को अगर बचा सकते हो तो। और यह कहते हुए उसने पिस्टल से खुद का भेजा उड़ा दिया। एडगर का सिर फटकर कमरे में बिखर गया था। सब स्तब्ध रह गए थे इस घटनाक्रम से। पुलिस अधिकारी बात संभालते हुए बोला, खुद के बेटे की हत्या का अपराध बोध कैसे सहन कर पाता वह? कोई कुछ न बोला। मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था वहां। उस कमरे में मौजूद किसी शख्स का ध्यान नहीं गया। बिखरे हुए लहू में से बाहर झांक रही थी एक काली परछाई। डॉक्टर एडगर सुआरेज का धड़ पलंग पर था। सीने का ऊपरी हिस्सा पलंग के नीचे झूल रहा था। पुलिस अधिकारी एएसआई अमनदीप स्तब्ध खड़ा था। यह सब इतना जल्दी हो गया कि उसे कुछ समझ ही ना आया। अमनदीप ने लाश को देखा। उसका सिर बुरी तरह फट चुका था। वह आगे बढ़ रहा ही था कि अचानक एडगर की उस लाश ने अमनदीप की कलाई पकड़ ली और फिर एडगर उसके पास आकर कान में फुसफुसाया, मैंने भी यही सोचा था कि डेविड नाटक कर रहा है, किंतु अब समझा उसका एक एक शब्द सच था। वह आ रही है, उन सभी को परिवार समेत चुन चुन कर मारेगी जिनके हाथों में कालिक है। और एकदम से एडगर पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अमनदीप ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथ काले पड़ते जा रहे थे। उसकी रूह कांप उठी थी मौत के खौफ से। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। पिस्तौल हवा में ठहरी हुई थी। अमनदीप पर निशाना साधे। शून्य में से प्रकट हुई एक काली परछाई और फिर अचानक ट्रिगर दब गया। एकदम से अमनदीप हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। टेबल पर से पेपरवेट नीचे गिर पड़ा था। ओह, वह तो पुलिस थाने में टेबल पर पाम रखकर सोया हुआ था। गोवा का एक पुलिस थाना। एएसआई अमनदीप के दिमाग से कुछ दिन पहले की वह घटना अब तक नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने एडगर ने खुद की कनपटी पर पिस्टल रखकर आत्महत्या कर ली। और पिस्टल भी किसकी? अमनदीप की ही। विभागीय कार्यवाही का डर अलग से सता रहा था। इंस्पेक्टर ने हड़काते हुए कहा था उसे, तुमसे तुम्हारी पिस्तौल नहीं संभलती?
कभी कोई बीवी को छीन कर ले जाएगा। और आगे इंस्पेक्टर ने जो कुछ कहा उसे अमनदीप याद भी नहीं करना चाहता। अमनदीप के दिमाग में रह रहकर डॉक्टर एडगर सुआरेस का चेहरा उभर आता है। उसने अपने हाथ देखे, उनमें कोई कालिख नहीं थी। अमनदीप खुद की मूर्खता पर हंसा और आराम से सो गया, पैर पसार कर। भैया, भैया, मुझे बचा लीजिए। कुछ ही देर बीती थी कि शोर से अमनदीप की आंख खुली। उसके सामने एक लड़की थी जो गिड़गिड़ा रही थी। वे बुरे लोग हैं, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। अमनदीप उस लड़की को गौर से देखने लगा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। भूरे बाल, नीली आंखें और चमकता हुआ गोरा चेहरा। अमनदीप की नजरें उस लड़की के वक्षस्थल पर जाकर ठहर गईं। शक्ल सूरत से 11-12 साल की लग रही यह लड़की अब उसे अल्हड़ किशोरी नजर आ रही थी। अमनदीप ने याद करने की कोशिश की, इसे कहीं तो देखा है, किंतु वह कुछ याद न कर पाया। वह लड़की फिर गिड़गिड़ाने लगी, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। ऐसा ही अमनदीप ने आसपास देखा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चपरासी, कोई नहीं था वहां। अमनदीप ने आंखें मली, एक जम्हाई ली और बोला, क्या हुआ? लड़की मेज के पास से होती हुई कुर्सी तक आई और अमनदीप के घुटनों पर हाथ रखती हुई उसके पैरों में बैठ गई। फिर बोली, वे लोग आ रहे हैं, वे मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अमनदीप के घुटनों ने जैसे ही उस लड़की के शरीर को छुआ, एक झुरझुरी सी उसके तन बदन में फैल गई। अमनदीप ने फिर चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके भीतर एक शैतानी प्रवृत्ति धीरे धीरे सर उठाने लगी थी। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और सहलाते हुए बोला, तुम यहां सुरक्षित हो, यह पुलिस स्टेशन है, यहां कोई नहीं आएगा। डरी सहमी लड़की उसके घुटनों से और अधिक सटकर बैठ गई थी। वासना के वशीभूत अमनदीप की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके हाथ कंधे से फिसलकर नीचे की ओर बढ़ने लगे। खौफजदा बच्ची इस स्पर्श से असहज तो हुई, किंतु डर उस पर हावी था और अमनदीप में ही उसे अपना रक्षक दिखाई दे रहा था। लड़की ने अमनदीप को अंकल कहने की बजाय भैया कहना जारी रखा, जबकि अमनदीप की उम्र 40 से ऊपर रही होगी। जैसे जैसे वह लड़की मदद की भीख मांगती जा रही थी, अमनदीप के अंदर का शैतान जागता जा रहा था। अमनदीप एक बार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और थाने में चक्कर काटने लगा। वहां कोई नहीं था। अमनदीप को इस अकेली लड़की में एक अवसर दिखाई देने लगा था। वह बोला, तुम चिंता न करो, आओ, तुम्हें सुरक्षित जगह पर छिपा देता हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहकर अमनदीप ने उस लड़की की पीठ सहलाते हुए उसे उठाया और थाने के पीछे बने सुनसान पड़े कमरे में ले गया। लड़की को एक कोने में बिठाकर अमनदीप ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर का बंदोबस्त कर देता हूं, तुम आराम से सो जाना, मैं देखता हूं कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है। लड़की कुछ न बोली। अमनदीप रंगीन ख्वाब देखता हुआ बिस्तर लेने चला गया। उसके तन बदन में आग लग रही थी। इतनी सुंदर लड़की, वह भी कुंवारी, उम्र ही क्या होगी इसकी, ज्यादा से ज्यादा 16 साल। शक्ल से तो 12-13 की लगती है। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा था। उसने जल्दी जल्दी एक गद्दे और तकिए का प्रबंध किया और कमरे की ओर बढ़ चला। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, वे लोग आ रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। अमनदीप मुड़ा। पीछे वही लड़की थी जिसे वह अभी कमरे में छोड़ आया था। उसने पुचकारते हुए लड़की को दिलासा दी, अरे तुम बाहर क्यों आई, कोई देख लेगा, चलो कमरे में चलो। संशोधित पाठ। अमनदीप ने कमरे में वह गद्दा बिछाया और बोला, आओ सो जाओ। डरी सहमी लड़की चुपचाप गद्दे पर बैठ गई। अमनदीप के अंदर का जानवर बाहर आने को मचल रहा था। वह लड़की के गालों को सहलाते हुए बोला, सो जाओ, देखो मैं हूं ना। और फिर लड़की को जबरदस्ती सुलाकर वह भी उसके पास लेट गया। वह बच्ची विरोध करने की हालत में नहीं थी। अमनदीप ने उसका हाथ पकड़ा और चूमते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, चॉकलेट खाओगी? लड़की कुछ न बोली, वह बस खुद में सिमटने लगी। अमनदीप का कुत्सित चेहरा सामने आने लगा था। उसका हाथ उस लड़की के तन बदन पर फिरने लगा। अचानक दरवाजे से खड़खड़ की आवाज आने लगी, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अमनदीप उठ खड़ा हुआ। पकड़े जाने के भय से वह पसीने से तरबतर हो कांपने लगा। फिर एक पुराने बिलबोर्ड के पीछे उस लड़की को छिपाकर अमनदीप ने दरवाजा खोला। और यह क्या? अमनदीप चौंक पड़ा। बाहर वही लड़की खड़ी थी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया बचा लो मुझे। अमनदीप डरकर 2 कदम पीछे हट गया। फिर वह तेजी से बिलबोर्ड की ओर लपका। पीछे कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर भी कोई न था। वह अपना पसीना पोंछता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि अचानक उसने देखा वह लड़की उसके घुटनों पर हाथ रखकर रो रही थी। मुझे बचा लीजिए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। पिछली बात भूलकर वापस अमनदीप के अंदर कोई शैतान जाग उठा और वहां उस थाने में नाइट ड्यूटी के दौरान 5 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल और चपरासी आंखें फाड़कर देख रहे थे। एएसआई अमनदीप पहले तो कुछ देर अकेले ही बात करता, फिर उठकर थाने का चक्कर काटता।
उसके हाव भाव ऐसे होते जैसे वह किसी को नहीं देख पा रहा हो। कांस्टेबल ने कई बार पूछा भी, क्या हुआ सर? किंतु उसकी आवाज अमनदीप के कानों में नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद वह पीछे सूने पड़े कमरे में जाता, वहां से वापस आकर एक गद्दा और तकिया बड़ी मुश्किल से उठाकर कमरे में ले जाता, कुछ देर अंदर रुकता, फिर गद्दे को खींचता हुआ वापस ले आता। सब डरते कांपते देख रहे थे। ऐसा ही अमनदीप रात भर ये सब दोहराता रहा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। सूने पड़े कमरे में चुभी कीलों के कारण पांवों से खून रिसने लगा था। शरीर पसीने से तरबतर था। आंखें ऊपर चढ़ाई थीं, किंतु वह बुदबुदाता रहा। अरे तुम बाहर क्यों आई? कोई देख लेगा, चलो कमरे में चलो। सुबह हो चुकी थी, किंतु अमनदीप के लिए इस खौफनाक रात के बाद कभी कोई सूरज उगने वाला न था। एडगर सुआरेज की पत्नी जूलिया उर्फ जूली ऑपरेशन थिएटर में सिर पकड़कर बैठी खुद से बात कर रही थी। क्या हो गया यह सब? एडगर ने जुआन की हत्या कर दी। अपने ही बेटे की? मेरा प्यारा बेटा जुआन। उसने अपना एप्रन कुर्सी पर टांग रखा था। विचारों में मग्न जूलिया के कंधे पर किसी ने अचानक अपना हाथ रखा और उसने चौंक कर खुद के बचाव के लिए मेडिकल छुरी स्कैल्पल से वार कर दिया। यदि डॉक्टर राकेश पीछे न हटता तो सर्जिकल ब्लेड से उसका गला कट जाना था। राकेश ने झुंझलाकर कहा, यह क्या तरीका है? जूलिया ने स्कैल्पल नीचे फेंका और राकेश के गले लगकर बोली, सॉरी। प्लीज सॉरी। राकेश ने जूलिया की जुल्फों को सहलाते हुए कहा, कितने दिनों तक ऐसे ही गम में डूबी रहोगी? क्या तुम्हें वापस एडगर से प्यार हो गया है, वह भी उसकी मौत के बाद? जूली फिर से दुख के सागर में डूब गई और बोली, उस इडियट ने मेरे बेटे को मार डाला। डॉक्टर राकेश ने जूलिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर बिठाते हुए बोला, तो क्या मुझे दुख नहीं है जुआन का? इतने दिन बीत गए उस बात को, अब तो तुम्हें भूलना ही होगा। एक नई शुरुआत करेंगे हम दोनों। जूली कुछ न बोली। राकेश उसके पैरों को चूमता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जूली अनमने ढंग से बिस्तर पर लेट गई थी। दुख को भूलकर राकेश के मादक स्पर्श को महसूस करने के लिए जूलिया ने अपनी आंखें बंद कर दी। राकेश की गर्म उफनती हुई सांसें अपना असर दिखाने लगी थीं। जल्द ही जूलिया की सांसों की गति तेज हो गई। राकेश के चुंबन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। जूलिया डूबती जा रही थी वासना के समंदर में। जूलिया ने राकेश के बालों को कसकर पकड़ लिया था। उसकी मदमस्त आंखों में अपनी तस्वीर देखने के लिए जूलिया ने आंखें खोली। और यह क्या, वहां राकेश नहीं बल्कि एक डायन थी, जो अपनी काली लपलपाती हुई जीभ जूलिया के जिस्म पर फेर रही थी। जूलिया खौफ से सिहर उठी और उसने डायन को एक जोरदार लात मारी। डायन बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। जूलिया उठ खड़ी हुई और देखा, फर्श पर औंधे मुंह गिरा हुआ था राकेश। जूलिया अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उसने निश्चल पड़े राकेश को हौले से पुकारा। राकेश के शरीर में हलचल हुई। वह दर्द से कराहता हुआ उठा और गुस्से से चीख पड़ा, पागल हो चुकी है तू? जा अपने मरे हुए पति के पास चली जा रन। जूलिया पर इस गंदी गाली का कोई असर नहीं हुआ। वह राकेश से लिपट गई। राकेश ने उसे दुत्कारते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर को बनाने में कितना खर्च आया है तुम अच्छी तरह जानती हो। बाहर से साधारण सा दिखता यह लग्जरी घर, ये गुप्त मशीनें, ये महंगी सुविधाएं सब बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम यूं ही अपना रन। रोना रोती रही। जूलिया ने राकेश के होंठों को कसकर चूमा और फिर उसके शरीर पर चुंबनों की बौछार कर दी। राकेश भी अपना दर्द भूलकर इस हसीन दर्द में खो जाना चाहता था। दोनों फर्श पर ही एक दूसरे से लिपट गए। राकेश अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक जूलिया ने देखा, राकेश की आंखों से खून की एक बूंद टपकी। डर के मारे जूलिया का चेहरा विकृत हो गया। वह कुछ कहने ही लगी थी कि राकेश की आंखों से लगातार खून बहने लगा। जूलिया ने राकेश को धक्का दिया और वह डरकर चीखने ही वाली थी कि उसने पाया वहां खून का कोई नामो निशान नहीं था। राकेश झुंझला गया। उसने जूलिया को कसकर पकड़ा और किसी वहशी हैवान की तरह उसके शरीर पर टूट पड़ा। दर्द से कराहती रही जूलिया, लेकिन राकेश तो जैसे पागल हो उठा था। जल्द ही वासना का वह तूफान गुजर गया और राकेश लुढ़क कर एक ओर गिर पड़ा। राकेश ने अपने कपड़े पहने और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी थीं। वह 2 सीढ़ियां चढ़ ही पाया था कि जूलिया की चीखों से कमरा गूंज उठा। राकेश भागता हुआ आया। उसने देखा जूली फर्श पर बैठी थर-थर कांप रही थी और दूसरी ओर इशारा कर रही थी। डरे सहमे राकेश ने उस ओर देखा। वहां तो कोई न था। राकेश उसके पास गया और जूली को अपने सीने में भींच लिया। जूली बुदबुदा रही थी, वाह वह लड़की, वह लौट आई है। राकेश ने जूलिया के गालों को सहलाते हुए कहा, वहां कोई भी नहीं है, यह सब हमारा वहम है। जूली अचानक चीखी और पीछे हटने लगी। वह जोर जोर से हांफते हुए कहती जा रही थी, वह इस ओर आ रही है, तुम्हारे ठीक पीछे राकेश। राकेश गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, देखो
कौन है यहाँ? कोई तो नहीं है। और यह कहते हुए उसने पीछे देखा ही था कि खौफ से वह भी थर्रा उठा। घुटनों के बल एक लड़की ठीक उसकी आंखों के पास बैठी थी, अपना सिर इस तरह झुकाए हुए कि चेहरे की जगह सिर्फ बिखरे हुए बाल नजर आ रहे थे। धीरे धीरे उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जूली और राकेश खौफ से सन्न रह गए। उस लड़की के चेहरे पर आंखों का कोई नामो निशान न था। वह लड़की उठ खड़ी होने लगी। जूली और राकेश की आंखें फटी रह गईं। वह लड़की एक परछाई में बदलती हुई पूरे कमरे में फैलने लगी, मौत की एक खौफनाक काली परछाई। जूली और राकेश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की ओर भागे। उन्होंने महसूस किया एक तेज हवा जैसे उनके पीछे दौड़ रही थी। अचानक एक एक करके कमरे की लाइट्स फूटने लगी। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई कि दोनों ने अपना पूरा जीर लगा दिया, फिर भी दरवाजा बंद न कर सके। और फिर अचानक धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। और यह क्या? दरवाजा टूटकर बिखर चुका था और वे दोनों सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे, उस सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर में। काफी देर बाद राकेश की आंखें खुली। होश में आकर उसने देखा वह बिस्तर से बंधा पड़ा था, अपने ही ऑपरेशन थिएटर में। उसके पास ही एक और शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ था, दीवार की ओर मुंह करके। राकेश ने उस व्यक्ति को हौले हौले पुकारा, सुनो, हमें यहां किसने बांध रखा है? वह व्यक्ति धीरे धीरे राकेश की तरफ पलटा और गुस्से से बोला, तुमने। राकेश स्तब्ध रह गया। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर वह कांप उठा। यह दूसरा व्यक्ति भी खुद राकेश ही था। दोनों राकेश चौंक पड़े थे, किसी के कदमों की आहट सुनकर। खटखट खटखट। मौत उनकी ओर बढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। गोवा से 1600 किलोमीटर दूर जैसलमेर की एक छोटी सी ढाणी में एक बड़ा आलीशान महलनुमा मकान है, जिसके बाहर 4 लोग खड़े हैं। पिता असलम, बीवी हसीना, 13 वर्षीय बेटी आयशा और 11 साल का बेटा कबीर। यह असलम की पुश्तैनी हवेली है। विशाल, मजबूत, नक्काशीदार प्रवेश द्वार और बड़े झरोखे इस महल को विशिष्ट बनाते हैं। अंदर वह सब कुछ है जो पुरानी हवेलियों में होना चाहिए। असलम का परिवार यहां नहीं रहता, बस बच्चों की जिद के कारण आज असलम उन्हें अपने पुश्तैनी मकान में ले आया है। वे कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं। असलम का परिवार जब यहां पहुंचा, ढाणी का एक परिचित व्यक्ति हवेली की साफ सफाई करवा चुका था। घर के कामों में मदद के लिए एक लड़की परवीन हवेली में ही रुक गई थी। असलम लगभग 2 साल बाद यहां आया था। 2 साल पहले वह यहां अपने बेटे कबीर के इलाज हेतु अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए आया था। जमीन बेचना उसकी मजबूरी तो थी ही, इसके अलावा शहर में रहने के कारण अब उसे इस जमीन से न कोई मोह था और न ही कोई विशेष कमाई। वह तो पुश्तैनी घर को भी बेचने ही वाला था, किंतु उसे कोई खरीदार न मिला जो मुंहमांगी कीमत दे सके। हसीना ने महसूस किया, जब से वह यहां आई है, परवीन उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही है। इसे अपना वहम समझकर हसीना बेडरूम व्यवस्थित करने में जुट गई। परवीन ने रसोई संभाल ली और असलम व बच्चे हवेली के पीछे जंगलनुमा बगीचे में खेलने चले गए। बच्चों ने तो जैसे पहली बार यह सब देखा था। आयशा चहकती हुई नाचते कूदते भाग रही थी, किंतु कबीर का व्यवहार कुछ अजीब ही था। वह धीरे धीरे चारों ओर देखते हुए संभल संभल कर चल रहा था। असलम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। आगे आगे भागती आयशा को रोकने के लिए असलम चिल्लाया, आयशा साथ रहो। पर कोटे की दीवार टूटी हुई है, उसके आगे छोटा तालाब है। असलम के बोलने भर की देर थी कि अचानक आयशा ठोकर खाकर गिर पड़ी। दर्द से कराहती आयशा उठने को हुई ही थी कि जमीन पर से धूल उड़ी और आगे का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। जमीन के अंदर से अचानक एक छोटे बच्चे का हाथ बाहर निकल आया था। आयशा थर-थर कांपने लगी थी। उसकी चीख सुनकर असलम तेजी से भागा और आयशा को संभाला। आयशा ने देखा वहां कोई हाथ नहीं था, बल्कि किसी पेड़ की जड़ थी जो जमीन से बाहर निकल आई थी। असलम ने आयशा को हिदायत देते हुए कहा, आगे आगे मत भागो। वह कुछ और कहना चाह रहा था कि तभी कबीर की चीख हवा में गूंज उठी। असलम तेजी से कबीर की ओर लपका। वह देखता है कबीर का कोई नामो निशान न था। असलम पागलों की तरह कबीर को ढूंढने लगा। आयशा भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। यह बगीचा किसी जंगल से कम नहीं था। सूखे हुए पत्तों का ढेर और बेतरतीब उगाए पेड़ पौधे। असलम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। आयशा रोती रोती कबीर को पुकार रही थी। असलम ने पूरा बगीचा छान मारा, पर कोटे के पीछे स्थित छोटे से तालाब में भी ढूंढ लिया। आसपास भी देखा, किंतु कबीर का कोई नामो निशान नहीं था। हताश और निराश असलम कबीर को पुकारते हुए हवेली की ओर भागा। वह अंदर जाकर देखता है कबीर रसोई में परवीन के साथ खेल रहा था। इस तरह असलम को बदहवास देख कबीर बोला, क्या हुआ अब्बू? असलम ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कहकर वापस आना चाहिए था।
हम वहां पीछे बगीचे में तुम्हें ढूंढ रहे थे। कबीर ने आश्चर्य से परवीन की ओर देखा, फिर असलम से बोला, लेकिन मैं तो कब से यहीं खेल रहा हूं, आपके साथ गया ही नहीं। अब चौंकने की बारी असलम और आयशा की थी। अगर कबीर उनके साथ नहीं था तो फिर वह कौन था? खिड़की से बाहर देखती परवीन का चेहरा भी खौफ से पीला पड़ता जा रहा था। वहां बगीचे में कबीर जैसा दिखने वाला एक लड़का अपना हाथ हिलाकर परवीन को हाय कर रहा था। हसीना व्यस्त थी सामान व्यवस्थित करने में। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर यहां उसे सुकून महसूस हो रहा था। पहले उसने अपने लिए एक कमरा व्यवस्थित किया, फिर आयशा के लिए, और उसके बाद वह कबीर का बेडरूम सजाने लगी। कबीर 11 बरस का हो चुका था, किंतु अब तक कार्टून कैरेक्टर्स के प्रति उसकी दीवानगी में कोई कमी नहीं आई थी। टॉम एंड जेरी तो उसके सबसे पसंदीदा पात्र थे ही, किंतु इनके अलावा भी उसने शहर के घर का अपना कमरा कई तरह के कार्टून स्टिकर्स और पोस्टर्स से सजा रखा था। यहां ढाणी में उसका मन लग जाए, इसलिए हसीना ने इस कमरे की दीवारों को भी कार्टून से सजा दिया था। लंच तैयार हो चुका था। खाने की टेबल पर पूरा परिवार वापस इकट्ठा हुआ। भोजन परोसते हुए परवीन बोली, शाम का खाना जल्दी बनाकर चली जाऊंगी मैं। असलम ने आश्चर्य से कहा, लेकिन जुबैर ने तो कहा था काम वाली साथ रुकेगी जब तक हम यहां हैं। परवीन का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब था। वह रह रहकर चारों ओर देखती, जैसे कोई बड़ा खतरा उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। हसीना भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, देखो दोपहर के 2 बज चुके हैं, शाम को ही खाना बनाकर चली जाओगी? हमें तो आदत है देर रात खाने की। असलम ने देखा परवीन के पैर कांप रहे थे। उसने चिंता जताते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हसीना को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने सीधे पूछ लिया, यहां रात को रुकना क्यों नहीं चाहती? कुछ तो है जो तुम हमसे छिपा रही हो। परवीन बात बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, वो क्या है ना कि रात को मुझे घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। असलम ने फैसला सुनाते हुए 2 टूक कहा, कुछ भी हो रुकना तो पड़ेगा तुम्हें। परवीन कुछ न बोली। वह रसोई में जाकर बर्तन धोने में व्यस्त हो गई, और फिर बर्तन धोते धोते गलती से उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई। परवीन की सांसें फूल गईं और थर थर कांपते हुए उसने खिड़की से अपनी नजर हटा ली। पीछे उस जंगलनुमा बगीचे में अब तक एक लड़का खड़ा था, जो परवीन की ओर देखकर हाथ हिला रहा था। रात गहरा चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। परवीन नौकरों के लिए बनी कोठरी में एक पुराने संदूक के ऊपर बिस्तर लगाकर सो गई थी। दिन भर की थकान के कारण हसीना का बदन दर्द से टूट रहा था, किंतु असलम अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वह रह रहकर हसीना को अपनी बाहों में भर रहा था। हसीना चिढ़ते हुए बोली, सोने दो मुझे, तुम्हारे तो बस 2 ही काम हैं, एक खाना और दूसरा ये। मुझे और भी कई काम होते हैं, थक गई हूं, आज तो सोने दो। इतना कहकर उसने असलम के जवाब का कोई इंतजार न किया, बस उसे पीठ दिखाकर आराम से सो गई। रात के सन्नाटे में जैसे घड़ी भी चीख रही थी, टिक टिक टिक। नींद असलम से कोसों दूर थी। उसने देखा करवट बदलते बदलते रात के 2 बज चुके थे। असलम खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से अपनी बीवी हसीना के जिस्म से खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी वासना के समंदर में डूबने लगे थे। इसी रति क्रीड़ा के दौरान अचानक असलम ने महसूस किया दरवाजे पर कोई है। असलम ने मुड़कर देखा, दरवाजा आधा खुला था और बाहर से झांक रही थीं 2 आंखें। असलम सिहर उठा। वह अपने कपड़े संभालते हुए दरवाजे की ओर लपका। बाहर आयशा खड़ी थी। असलम कुछ पूछता, उससे पहले ही आयशा ने अपनी उंगली से कमरे की ओर इशारा किया और बुदबुदाने लगी। वहां कमरे में एक लड़की। आयशा के चेहरे पर खौफ गहराता जा रहा था। उसकी हांफती हुई सांसें और अटकती जुबान से डर का स्पष्ट आभास हो रहा था। असलम ने एक लाठी हाथ में ली और हौले हौले उस कमरे की ओर बढ़ा। घड़ी की टिकटिक के साथ साथ भय भी बढ़ता ही जा रहा था। आयशा के कमरे का दरवाजा बंद था। असलम ने लाठी की सहायता से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलने की आवाज भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। असलम ने पलंग पर देखा, वह खाली पड़ा था। इसके बाद असलम ने एक कदम अंदर बढ़ाया और दूसरी ओर झांका। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे सामने का दृश्य देखकर। अपने घुटनों में चेहरा छिपाए कंबल ओढ़े एक लड़की बैठी थी, जिसके बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे। असलम ने थरथराती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? असलम की आवाज सुन वह लड़की पेंडुलम की तरह डोलने लगी थी। भुतहा हवेली में रात का सन्नाटा, घड़ी की टिकटिक और एक अजनबी लड़की, खौफ अपने चरम पर था। जैसे जैसे वह लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती गई, बाहर कुत्तों के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। असलम का चेहरा खौफ से पीला पड़ता जा रहा था। आयशा पीछे खड़ी थरथर कांप रही थी। हसीना ने आयशा को कसकर थाम लिया था और उनके सामने किसी पेंडुलम की तरह डोलती जा रही थी एक लड़की, जिसने कंबल ओढ़ रखा था और अपनी काली जुल्फों से चेहरा ढक रखा था।
जैसे जैसे वह लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती गई, कुत्तों के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा अब तक बिखरे बालों से ढका हुआ था। कुछ देर तक वह लड़की यूं ही बैठी रही और फिर एकदम से पीठ के बल पीछे लुढ़क गई और खर्राटे भरने लगी। असलम ने हिम्मत दिखाई और हौले हौले उस लड़की के पास गया। चेहरे पर से जुल्फों को हटाने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उस लड़की ने एकदम से हाथ पकड़ लिया और किसी मासूम बच्ची सी कोमल आवाज में चीखी, नहीं अंकल, प्लीज नहीं। सभी चकित रह गए थे यह देखकर। उनके सामने बैठी लड़की परवीन थी। परवीन को जैसे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह उठ खड़ी हुई और बोली, क्यों किया तुम सभी ने ऐसा मेरे साथ? और इतना कहकर वह नींद में चलने वाले किसी मरीज की तरह चलती हुई अपने कमरे में लौट गई। असलम, हसीना और आयशा अब तक स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने कबीर को भी जगाया और चारों जन एक ही कमरे में सो गए, दरवाजा अंदर से लॉक करके। सुबह जब हसीना उठी, परवीन घर में कामकाज में इस तरह व्यस्त थी जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। हसीना डरते डरते उसके पास गई और बोली, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। परवीन ने कातर निगाहों से हसीना की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ दीदी? मुझे मत निकालो प्लीज। मैंने क्या कर दिया ऐसा? आपने कहा तो मैं इस भुतहा हवेली में भी रात रुक गई। हसीना की आंखें फैलकर चौड़ी हो गईं। वह फुसफुसाते हुए बोली, भुतहा हवेली? परवीन ने अपने होंठ चबाए, जैसे गलती से यह सब उसके मुंह से निकल गया हो। उसने बात बदलते हुए कहा, नाश्ते में क्या बनाना है दीदी? हसीना ने परवीन को कंधों से पकड़ा और झकझोरते हुए बोली, सच बताओ। जमीन की ओर देखकर परवीन अंगुलियां चटकाने लगी और फिर बोली, लोग कहते हैं कि यहां रात को एक छोटी बच्ची घूमती है। छोटी बच्ची? हसीना चौंक उठी थी। अचानक परवीन के दिमाग में आया, अगर उसने ज्यादा कुछ डरावना कह दिया और यदि ये लोग चले गए तो 6-7 दिन में जो कमाई हो सकती है उस पर ग्रहण लग जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो क्या जवाब देगी वह अपने शराबी बाप को? बात को संभालते हुए परवीन ने कहा, लोग कहते हैं ऐसा, मैंने तो नहीं देखा। सच बात तो यह है कि किसी ने नहीं देखा होगा। अनपढ़ है सब, अंधविश्वास फैलाते हैं। हसीना अब तक न जाने किन विचारों में डूबी हुई थी। वह बोली, और रात को जो कुछ हुआ वह क्या था? परवीन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वह कुछ न जानती हो। फिर थोड़ी देर तक सोचकर बोली, लगता है कल फिर से नींद में चल गई मैं। हसीना कुछ न बोली। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गईं। रसोई के बाहर खड़े असलम के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगीं। उसने खुद से पूछा, लड़की? क्या इस सब का संबंध 2 साल पहले घटी उस घटना से है? और फिर खुद को ही दिलासा देते हुए वह बोला, नहीं नहीं, सब वहम है। बच्चे खूब शैतानियां कर रहे थे इस घर हवेली में। उन्हें तो जैसे जन्नत मिल गई थी। आयशा किशोरावस्था की कगार पर थी, किंतु थी तो बच्ची ही। वह और कबीर दोनों ही शहर की कैद से मिली आजादी का पूरा आनंद उठाना चाहते थे। हाइड एंड सीक खेलते खेलते दोनों थकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब छिपने की बारी थी कबीर की। वह इस बार ऐसा छिपना चाहता था कि आयशा उसे किसी हालत में न ढूंढ पाए। इसलिए वह भागा सबसे पीछे वाले कमरे की ओर, जहां का ताला भी नहीं खोला था किसी ने। किंतु जब कबीर इस कमरे के आगे से गुजरा, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर कबीर के कदम ठिठक गए। वह डरकर वापस जाने के लिए मुड़ गया। तभी अंदर से आयशा की आवाज आई, कबीर, कबीर! आओ तो सही, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। कबीर ने नाराज होते हुए कहा, छिपने की बारी तो मेरी थी। अंदर से मधुर सा जवाब मिला, मेरे पास चॉकलेट है। चॉकलेट का सुनते ही कबीर का चेहरा खिल उठा। उसने हौले हौले दरवाजा खोला। दरवाजे खुलने की आवाज भी बड़ी अजीब थी। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। कबीर ने पुकारा, दीदी कहां हो तुम? आओ, इधर आओ। अंदर से आयशा की आवाज आई। मकड़ी के जालों को हटाता हुआ कबीर आगे बढ़ा ही था कि अचानक कुछ सरसराता हुआ उसके शरीर पर चढ़ा। कबीर डरकर तेजी से दरवाजे की ओर भागा, किंतु यह क्या, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कबीर चिल्लाने लगा, दरवाजा पीटने लगा, किंतु उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। घने अंधेरे में से आयशा के खिलखिलाने की आवाज आई। वह कबीर का मजाक बनाते हुए बोली, दब्बू, दब्बू! कबीर बेटा सबसे डरपोक। कबीर ने साहस जुटाया और बोला, मैं किसी से नहीं डरता, तो आओ, मेरे पास आओ। कबीर आवाज की ओर खींचा चला जा रहा था। आगे जाकर उसने देखा 3 फुट ऊंची दीवार थी और फिर 3 छोटे छोटे अंडरग्राउंड कमरे बने हुए थे। दरअसल किसी जमाने में ये अनाज भरने की बनी बनाई कोठियां थीं, जो अब किसी काम की नहीं थीं। कबीर के पैरों के पास घट्टी अर्थात पत्थर की एक हाथ चक्की पड़ी थी, जो उसने पहली बार देखी थी। कबीर डर के मारे हाँफ रहा था। वह जाने के लिए वापस मुड़ा ही था कि उस बनी बनाई कोठी में से आवाज आई, डर गया डरपोक दब्बू। डर गया कबीर। कबीर कांपती आवाज में बोला, मैं नहीं डरता किसी से। और यह कहते हुए वह दीवार पर चढ़ा और अंदर झांकने लगा। कबीर यह देखकर खुश हुआ कि अंदर आयशा थी।
वह बोली, आओ, इस सीढ़ी से नीचे उतर आओ। कबीर ने संभलकर लकड़ी की बनी सीढ़ी पर पैर रखा और नीचे उतरने लगा ही था कि अचानक उसका पैर चूक गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दर्द से रोते हुए उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। कबीर जोर जोर से रोता हुआ मम्मी पापा को पुकारने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर की देह में झुरझुरी सी दौड़ गई। वह पीछे मुड़ा और देखता है, वहां तो एक छोटी बच्ची थी, भूरे बाल और नीली आंखों वाली। आयशा ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन कबीर कहीं न मिला। आयशा खुद से बात करती हुई बोली, लगता है पीछे बगीचे में जाकर छिप गया। आयशा कबीर को पुकारती हुई बगीचे की ओर चल पड़ी। हसीना बाथरूम में थी और असलम कुछ सामान लेने दुकान पर गया था। चलते समय आयशा को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। जैसे ही वह वापस आगे चलने लगी, पीछे से किसी के कदमों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आयशा डरकर पसीने से तरबतर हो गई थी, किंतु कबीर को ढूंढना भी जरूरी था। आयशा चलते चलते एकदम से पीछे मुड़ी। एक प्यारी सी बच्ची उसके पीछे खड़ी थी। जैसे ही आयशा ने उसे देखा, वह पेड़ के पीछे छिप गई। आयशा धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ी। वह बोली, कौन है वहां? किंतु कोई जवाब न आया। आयशा पेड़ के पास गई और पेड़ के पीछे झांका। वहां कोई न था। आयशा के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वह खुद से पूछ रही हो, क्या यह सब मेरा वहम है? आयशा फिर से कबीर को ढूंढने लगी। उसने बगीचे का कोना कोना छान मारा, लेकिन कबीर कहीं न मिला। और फिर अचानक उसे कबीर की आवाज सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था, दीदी दीदी। आवाज तालाब की ओर से आ रही थी। आयशा उस तरफ भागी और वहां जाकर देखती है, कबीर उस छोटे से तालाब के ठीक बीचों बीच खड़ा उसे पुकार रहा था। दीदी आओ ना, बड़ा मजा आ रहा है। आयशा डरकर बोली, हमें तैरना कहाँ आता है? पागल हो क्या? बाहर आओ। कबीर पर उसकी बात का कोई असर न पड़ा। वह बोला, पानी बिल्कुल गहरा नहीं है, देखो मैं भी तो चल रहा हूं। रसोई की खिड़की में से परवीन की नजर गई। आयशा तालाब की ओर मुंह करके कुछ बात कर रही थी, किंतु सामने कोई न था। परवीन के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। आयशा को तालाब के पास जाते देखकर उधर असलम आ गया था सामान लेकर। उसने देखा रसोई से बाहर आती हसीना को। असलम ने नवविवाहित अति उत्साहित युवक की तरह हसीना को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आज तो रसोई में ही इलू इलू हो जाएं। यहां आकर न जाने क्यों कुछ ज्यादा ही मचलने लगा है दिल। हसीना छटपटाती हुई बोली, नहीं प्लीज नहीं। असलम ने हसीना को अंदर धकेला और बाहों में उठाकर रसोई के लंबे प्लेटफॉर्म पर ही गैस के चूल्हे के पास लिटा दिया और फिर खुद भी प्लेटफॉर्म पर चढ़कर हसीना के ऊपर बैठ गया। हसीना गिड़गिड़ाई, स्नान करके आती ही होगी तो क्या डर लगता है? असलम हसीना के कपड़े खोलने की कोशिश करते हुए बोला। अचानक रसोई के दरवाजे से कोई चीखा, यह क्या कर रहे हो तुम? असलम ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर हसीना खड़ी थी। उसने प्लेटफॉर्म पर देखा, वहां परवीन लेटी हुई थी अपने कपड़े संभालते हुए। असलम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अभी कुछ देर जिसे वह हसीना समझकर उसके ऊपर बैठ गया था, वह हसीना नहीं बल्कि परवीन थी। असलम एकदम से नीचे उतरा और हसीना की तरफ लपका। मम्मा, मुझे लगा तुम। असलम की धोखेबाजी देख हसीना की आंखों से झरझर करते आंसू बहने लगे थे। अचानक परवीन चिल्लाई, आयशा! असलम ने भागकर देखा, आयशा तालाब के अंदर उतर चुकी थी। खौफ के मारे असलम की रूह कांप उठी। आयशा, जिसे तैरना भी नहीं आता था, वह हौले हौले तालाब की गहराई में प्रवेश कर रही थी। मौत का काला साया हवेली को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। भूतहा हवेली अपना रंग दिखा रही थी। हसीना ने अपनी आंखों से पति को नौकरानी परवीन के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देखा था, लेकिन इतना समय किसके पास था कि वह ढंग से झगड़ भी सके। असलम ने खिड़की से बाहर झांका। बेटी आयशा तालाब के पानी में अपने कदम रख चुकी थी। वह तेजी से तालाब की ओर भागा। हसीना और परवीन भी उसके पीछे भागी। आयशा अपने भाई कबीर की ओर देख रही थी। तालाब का पानी बेहद ठंडा था। कबीर रह रहकर कहता, आओ आ जाओ, डरो मत। असलम भागते हुए चिल्ला रहा था, आयशा! नहीं आयशा नहीं। आयशा को तो जैसे कबीर के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह तालाब में उतरती जा रही थी असलम की आंखों के सामने। असलम वहां पहुंच चुका था। किनारे पहुंचकर वह चीखा, बाहर निकलो आयशा! आयशा ने असलम की ओर देखा और बोली, देखो अब्बू, कबीर मुझे बुला रहा है। असलम ने दूसरी ओर देखा। वहां कोई न था। गहरे पानी से डरने वाला असलम खुद तालाब में पैर रखते समय कांप रहा था। असलम ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वहां कोई नहीं है, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकल आओ। आयशा ने कबीर की ओर देखा, किंतु अब वहां कोई नजर नहीं आया। आयशा डरते हुए असलम की ओर मुड़ी और आगे कदम बढ़ाया ही था कि अचानक फिसलकर गहरे पानी में गिर पड़ी। असलम हड़बड़ाते हुए पानी में कूदने ही वाला था कि परवीन ने उसे पीछे खींचा और खुद पानी में कूद गई। हसीना और असलम की तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं। परवीन ने पल भर की भी देर न लगाई।
और आयशा को खींचते हुए पानी से बाहर ले आई। हसीना और असलम ने आयशा को सहारा दिया और जमीन पर लिटा दिया। आयशा की जान बचाकर परवीन ने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक न जाने किसने उसे पैरों से पकड़कर बड़ी तेजी से पानी के अंदर खींच लिया। चीखती हुई परवीन हसीना और असलम की आंखों के सामने गहरे पानी में समा गई थी। परवीन के अलावा यहां कोई नहीं था जिसे तैरना आता हो। असलम और हसीना खौफजदा आंखों से देख रहे थे। परवीन का कहीं कोई नामो निशान न था। लगभग 1 मिनट बीता और अचानक से हाँफती हुई परवीन ने पानी में से अपना चेहरा बाहर निकाला और तेजी से तैरती हुई किनारे की ओर बढ़ी। असलम ने हाथ देकर उसे पानी से बाहर निकाला। परवीन चीखी, इसमें कोई शैतान है, इस तालाब में नहीं, नहीं, इस हवेली में ही कोई शैतान है। वे चारों तालाब से दूर हटने लगे थे, तभी आयशा बोली, कबीर। असलम एकदम से चीखा जैसे अचानक होश में आया हो, कबीर कहाँ है? हसीना भी पागलों की तरह रोने लगी थी, मेरा बेटा। आयशा ने तालाब की ओर इशारा किया। असलम ने तालाब की ओर देखा और तेजी से उस ओर भागा। परवीन अचानक से बीच में आकर बोली, नहीं, वह तालाब में नहीं हो सकता। मैंने खिड़की में से देखा, आयशा अकेली बातें कर रही थी, कबीर यहां नहीं था। आयशा फुसफुसाई, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। सभी ने एक दूसरे को देखा और तेजी से हवेली की ओर भागे कबीर को ढूंढने के लिए। परवीन के जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। तालाब के गहरे पानी में से एक सिर बाहर निकल आया था। यह एक छोटी बच्ची थी जिसके काले होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। परवीन की हिम्मत न हुई वापस पीछे देखने की। उन सभी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कबीर का कहीं कोई नामो निशान न था। अचानक से परवीन का ध्यान उस बंद कमरे की ओर गया। वह तेजी से उस कमरे की ओर भागी, किंतु वहां पर लगा ताला देखकर वापस पीछे मुड़ गई। वह 2 कदम बढ़ी होगी कि उसे लगा जैसे कमरे में से किसी के पुकारने की आवाज आ रही हो। उसने धीरे धीरे कमरे की ओर पग बढ़ाए। दरवाजे पर कान रखकर सुना, आवाज तो आ रही थी। वह झुकी दरवाजे के नीचे से अंदर देखने के लिए और एकदम से कांपते हुए पीछे गिर पड़ी। दरवाजे के नीचे से 2 उल्टे पैर दिखाई दे रहे थे उसे। अब तक हसीना और असलम भी वहां आ चुके थे। असलम भी दरवाजे के पास आया और दरवाजे से कान सटाते हुए बोला, आवाज तो आ रही है अंदर से। असलम ने बिल्कुल देर नहीं की ताला तोड़ने में और अंदर उन्हें कबीर मिला, अनाज रखने की उस भूमिगत कोठी में। निश्चल स्तब्ध बैठा था कबीर। उसकी आंखों में खौफ की परछाई स्पष्ट नजर आ रही थी। एक कमरे में डरे सहमे कबीर व आयशा चुपचाप बैठे थे। असलम और हसीना सामान पैक करने लग गए इस हवेली को छोड़ वापस जाने के लिए। हसीना को फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी। पैकिंग में मदद करती परवीन। आखिर उसने अपने शौहर असलम को परवीन के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा था, लेकिन परवीन इस परिवार की सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, ताकि जाते जाते भी उसे कुछ अलग बख्शीश मिल जाए, जिसे अपने शराबी पिता के मुंह में ठूंसकर वह मारपीट से बच सके। आयशा ने कबीर को पुचकारते हुए अपनी गोद में सुला लिया था। कुछ ही देर में कबीर की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली, आयशा घुटनों के बल कबीर के सामने बैठी थी। कबीर ने देखा आयशा के बालों का रंग काले से भूरा हो चुका था, और तो और आयशा की आंखें भी नीली नजर आ रही थीं। आयशा कबीर को जिस तरह घूर रही थी उससे कबीर डर गया और बोला, क्या हुआ दीदी? आयशा ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कोने में दुबकते हुए कबीर ने कहा। आयशा अब तक उसे घूरे जा रही थी। कबीर ने देखा आयशा के हाथ में एक छुरी थी। कबीर बुरी तरह कांपने लगा था चमकती छुरी देखकर। कबीर ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन यह क्या, उसकी आवाज तो जैसे गायब ही हो गई थी। आयशा की रंग बदलकर गहरी नीली होती आंखों में छुरी चमक उठी थी। यह आयशा नहीं, कोई और ही लड़की थी। कबीर खौफ से दहल उठा यह देखकर आयशा छुरी हाथ में लेकर उसकी ओर सरक रही थी। हसीना उस दृश्य को अब तक भूली नहीं थी। अगर वह समय पर नहीं पहुंचती तो रसोई में उसका पति असलम नौकरानी परवीन के साथ गंदा काम करने ही वाला था। सामान पैक करते करते हसीना का पूरा ध्यान असलम और परवीन पर ही था। हसीना ने देखा परवीन रह रहकर असलम की ओर देखती और मुस्कुराती। कुछ देर तक तो दोनों यूं ही स्माइल देते रहे एक दूसरे को। इसके बाद कामुक मुस्कान के साथ अश्लील इशारे भी करने लगे, जैसे हसीना कोई छोटी बच्ची हो और उसे कुछ समझ नहीं आता हो। हसीना मन ही मन कुढ़ती जा रही थी। काफी देर तक तो उसने इसी तरह मन बहलाया कि बस कुछ ही घंटों की तो बात थी, फिर तो वे वापस अपने शहर लौट जाने थे। किंतु असलम और परवीन तो जैसे इन कुछ घंटों में जिंदगी भर का मजा लूट लेना चाहते थे। हसीना कोई चीज ढूंढने के बहाने बाहर गई और उधर असलम व परवीन एक दूसरे के साथ कामुक खेल खेलने लग गए। हसीना बाहर से देख रही थी। असलम ने परवीन को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था और फिर परवीन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। असलम और परवीन दोनों रंगरेलियां मनाने के लिए बाथरूम में घुस गए। हसीना बाहर दरवाजा पिटती रही। अंदर परवीन की कामुक आहें गूंज उठी थीं।
कुछ देर तक यूं ही हवस का यह गंदा खेल चलता रहा और फिर अचानक से दरवाजा खुला गया। हसीना देखती है। वे दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हसीना गुस्से से आग बबूला हो उठी और परवीन की ओर बढ़ी। असलम बीच में आया तो उसे हसीना ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर हसीना परवीन को खींचकर बाथरूम में ले गई। और उधर दूसरे कमरे में आयशा छुरी लेकर कबीर की ओर बढ़ रही थी। कबीर ने चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश की, किंतु उसकी आवाज पर जैसे कोई काला जादू चल गया था। वह चाहकर भी न पुकार पाया अपने अम्मी अब्बू को। आयशा उसके ठीक पास आई और छुरी उसके शरीर पर फिराते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? कबीर ने बुरी तरह हांफते हुए ना में सिर हिलाया। आयशा बदली हुई बोली, आंखें चाहिए। कबीर थर थर कांप रहा था। आयशा ने छुरी कबीर की आंखों के सामने रखी और बोली, मेरी ये नीली आंखें ले लो। और इतना कहकर आयशा ने अचानक छुरी आंख में घोंप दी। कबीर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया यह देखकर कि आयशा ने वह छुरी अपनी ही आंख में घुसा दी थी। आंख की पुतली कबीर की ओर बढ़ाते हुए आयशा बोली, लो ले लो। कबीर ने ना में सिर हिलाया। खून से आयशा का पूरा चेहरा सन गया था। वह खौफनाक रूप से हंसते हुए बोली, दूसरी भी चाहिए? कबीर स्तब्ध बैठा रहा। आयशा ने पलक झपकते ही अपनी दूसरी आंख भी बाहर निकाल ली। कबीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगा, यहां से भागने के लिए, जैसे बिना आंखों के भी सब कुछ दिख रहा हो। आयशा बोली, बैठे रहो, अभी तो तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा। कबीर पंजों के बल उकड़ू बैठ गया था। आयशा अपनी आंखें कबीर की आंखों के ठीक पास लाकर बोली, मेरी नीली आंखें। और फिर आयशा फूट फूट कर रोने लगी। कबीर ने अपनी रोती हुई बहन को चुप कराने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा ही था कि आयशा गुस्से से चीखी, क्या चाहिए तुम्हें? और इतना कहकर आयशा ने अपना पेट चीर दिया। कबीर को तो जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया हो। वह अपना हाथ सीने पर रख बुरी तरह थरथराने लगा। आयशा ने अपने पेट में गहराई तक हाथ डाला और किडनी बाहर निकालकर कबीर के सामने रख दी। कबीर यह विभत्स दृश्य देखकर उल्टियां करने लगा था। बहते हुए खून से फर्श लाल हो गया, किंतु आयशा को तो जैसे इससे कोई फर्क ही न पड़ा। उसने कबीर के कंधों को कसकर पकड़ा और झकझोरते हुए जोर जोर से रोती हुई बोली, चाहिए क्या तुम्हें? क्या चाहिए? कबीर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आयशा ने अब छुरी अपनी छाती पर रखी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरा हार्ट लोगे? ताजा है। और इतना कहकर उसने छुरी दिल में घोंपने के लिए उठाई ही थी कि वह किसी लाश की तरह लुढ़क गई। कबीर ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी बहन के पास गया और उसे पुकारने लगा, दीदी, आयशा दीदी। उसकी आवाज लौट आई थी। आयशा के शरीर में कोई हलचल न हुई। कबीर आयशा के सीने पर सिर रखकर रोया ही था कि अचानक आयशा ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, कौन आयशा? जिया, मैं तो जिया हूं। कबीर हाथ छुड़ाकर पीछे खिसका। उसकी आंखों के सामने आयशा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे कोई भूकंप आया हो। अचानक आयशा हाथों के बल खड़ी हो गई और अपने पैरों को हाथों की तरह आगे बढ़ाकर बोली, कबीर, बचाओ मुझे, बचाओ। कबीर फिर से अपनी बहन की ओर बढ़ा ही था कि अचानक आयशा की गर्दन गोल घूमी और चटाक की आवाज के साथ टूटकर लटक गई। कबीर की चीख से पूरा घर गूंज उठा था और इस अंतिम चीख के साथ कबीर की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो गई। उधर बाथरूम के अंदर परवीन हतप्रभ सी खड़ी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कर रही हो? हसीना ने गुस्से से दांत पिसते हुए गाली दी, रन, मेरे शौहर के साथ रंगरेलियां मनाएगी। हसीना ने परवीन का गला पकड़ लिया था। परवीन छटपटाने लगी। उसने अपना पूरा जोर लगाया और फिर हसीना के पेट पर लात मारकर उसकी कैद से आजाद हुई। बाथरूम का दरवाजा खोलकर परवीन आगे बढ़ी ही थी कि हसीना ने उसके पैरों को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। असलम दोनों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था कि कबीर की चीख सुन वह उसके कमरे की ओर भागा। यहां हसीना में जैसे कोई दूसरी रूहानी शक्ति आ गई थी। उसने परवीन के दोनों पैरों को कसकर पकड़ा और फिर उसे उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा, जैसे परवीन कोई खिलौना हो। परवीन दर्द से कराहते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक हसीना के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और वह बोली, परवीन, क्या हुआ तुम्हें? परवीन रोते हुए हसीना से दूर जाने लगी। अचानक हसीना की आंखें नीली पड़ गईं और वह मर्द व औरत की दोहरी आवाज में बोली, आओ तुम्हारे जिस्म की प्यास मिटा दूं। परवीन कमरे से बाहर की ओर भागने लगी, किंतु दरवाजा अचानक से बंद हो गया और उससे टकराकर परवीन नीचे गिर पड़ी। हसीना किसी जानवर की तरह चारों पैरों पर चलती हुई परवीन के पास आई और अपने काले पड़ चुके होंठ परवीन के पास ले जाकर मर्दाना आवाज में बोली, कपड़े तुम उतारोगी या मैं? परवीन कुछ न बोली, बस रोती रही। हसीना के तीखे दांत परवीन की आंखों में चमक उठे थे। उधर दूसरे कमरे में पहुंचकर असलम ने जो देखा वह उसकी जिंदगी में अब तक का सबसे दुखद दृश्य साबित हुआ, किंतु वह कहां जानता था अब तक तो उसे और भी खौफनाक पलों से गुजरना था।
एक बेसहारा बाप अपनी बेटी की लाश देख दहाड़ मारकर रो पड़ा। कबीर ने असलम के कंधे पर हाथ रख उसे झकझोरा और अपनी अंगुली से एक कोने की ओर इशारा किया। असलम ने उस ओर देखा और खौफ से दहल उठा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, भूरे बाल और नीली आंखों वाली। असलम ने तुरंत ही कबीर को अपनी बाहों में उठाया और हसीना को पुकारता हुआ दूसरे कमरे की ओर भागा। और यह क्या, वहां पहुंचकर देखता है हसीना किसी शेर की तरह चारों पैरों पर खड़ी परवीन के शरीर पर झुकी हुई थी। असलम बोला, हमें भागना होगा यहां से। हसीना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका मुंह परवीन के रक्त और मांस से सना हुआ था। परवीन ने अपना हाथ असलम की ओर बढ़ाया और बोली, बचाओ मुझे, यह मुझे मारकर खा जाएगी। उसका इतना कहना था कि हसीना ने परवीन के गले में अपने दांत गड़ा दिए। असलम अपने बेटे को बाहों में उठाए भागता जा रहा था, हवेली से दूर, बहुत दूर। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा। किसी शिकारी कुत्ते की तरह चारों पैरों पर भागती हुई एक डायन उसका पीछा कर रही थी। डायन उसकी अपनी बीवी हसीना। इस गोपनीय भूमिगत ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर राकेश सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बंधा पड़ा था। उसके पास ही एक दूसरे ऑपरेशन टेबल पर अन्य व्यक्ति था, जिसे देखकर राकेश की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि इस शख्स की शक्ल भी हूबहू राकेश जैसी ही थी। कुछ ही देर में किसी के पैरों की आवाज सुन राकेश के कान खड़े हो गए। राकेश ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने डॉक्टर एडगर सुआरेज की पत्नी और उसकी अपनी प्रेमिका अर्थात जूली खड़ी थी। राकेश जूलिया को देखते ही चिल्लाया, जूली, मुझे किसने बांध रखा है, जल्दी खोलो। जूली ने एक नजर राकेश की ओर देखा, फिर दूसरे राकेश को देखकर उसने अंगुली अपने मुंह पर रखी और चुप रहने का इशारा किया। राकेश गुस्से में चीखा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? खोलो ये सब। जूली ने फिर से चुप रहने का इशारा किया और बोली, शश, वो यहां है। राकेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला, यह सोचने के लिए कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। उसने जूली से लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, कौन है यहां? जूली कुछ ना बोली, बस उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टूल किट थी। राकेश को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। वह कुछ बोलता, उससे पहले ही जूली के पीछे से एक छोटी बच्ची निकली जिसने पीपीई किट पहन रखी थी। राकेश ने उसके फेस मास्क के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का चेहरा नजर न आया। एक एक्सपर्ट सर्जन की तरह उसने जूली को कुछ इशारे किए, फिर एक स्टूल पर खड़ी हो गई। उस बच्ची के हाथ में सर्जिकल नाइफ देखकर डॉक्टर राकेश की सांसें फूल गईं और उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। एक कुशल सर्जन की तरह उस बच्ची ने राकेश के पेट के निचले हिस्से पर एक चीरा लगाया। राकेश दर्द से चीख उठा था। जूली सम्मोहित सी उस बच्ची के इशारे पर काम करती जा रही थी। राकेश देख तो नहीं सकता था, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर एक सर्जन होने के नाते वह समझ सकता था वह बच्ची उसकी किडनी निकालने वाली थी। राकेश महसूस कर सकता था वह सिद्धहस्त सर्जन की तरह एक के बाद एक चीरे लगाती हुई उसकी कुशल अंगुलियां किडनी तक पहुंचती जा रही थीं। दर्द की कोई सीमा नहीं थी, किंतु इस साउंड प्रूफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी चीखों को सुनना न तो संभव था और न ही वहां कोई सुनने वाला था। दर्द सहन न कर पाने के कारण जल्द ही राकेश बेहोश हो गया, और जब राकेश को होश आया वह सीढ़ियों के पास पड़ा था। उसके पास ही जूली भी बेहोश पड़ी हुई थी। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, ओह, यह तो एक बुरा सपना था। उसने जूली को होश में लाने की कोशिश की, किंतु असफल हुआ। राकेश ने एक नजर पूरे कमरे को देखा। क्या उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह उसका वहम ही था? राकेश ने खड़ा होने की कोशिश की और उसी समय दर्द की एक लहर से उसका शरीर हिल गया। उसने अपनी शर्ट ऊपर करके देखा। यह क्या? उसके पेट के निचले हिस्से पर टांके लगे हुए थे। अब उसे लगातार दर्द का एहसास होने लगा था। उसने जूली को झकझोरा और तब तक झकझोरता रहा जब तक उसे होश न आ गया। जूली ने ढंग से आंखें भी न खोली थीं कि वह चीखा, यह क्या किया तुमने? क्या किया मेरे साथ? जूली ने अनजान बनते हुए कहा। मैंने? हाँ, तुमने। और यह कहते हुए उसने जूली के चेहरे पर एक जीरदार थप्पड़ रसीद किया। जूली गुस्से से पागल हो उठी। राकेश ने शर्ट ऊपर कर दिखाया। और यह क्या? राकेश के पेट पर किसी तरह का कोई निशान न था। जूली सीढ़ियों का सहारा लेती हुई खड़ी हुई। राकेश अब तक असमंजस में रह रहकर अपना पेट देखता जा रहा था। राकेश ने माफी मांगने के लिए जूली की ओर देखा और एकदम से डरकर चीखा, नहीं! तब तक गुस्से से तिलमिलाई जूली स्टूल को राकेश के सिर पर पटक चुकी थी। राकेश बेहोश हो गया और इस बार जब उसे होश आया वह फिर से सर्जिकल टेबल पर बंधा हुआ था। जूली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर उसके ऊपर तैयार खड़ी थी। राकेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जूली, प्लीज मुझे माफ कर दो। जूली भी राकेश के साथ साथ रोने लगी थी। उसने राकेश का सिर सहलाते हुए कहा, मुझे मेरा पहले वाला प्यार चाहिए। राकेश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन प्यार करता होगा इस दुनिया में?
जूली रोते रोते राकेश से लिपट गई और फिर कान में फुसफुसाई, तुम्हारा दिल। राकेश गिड़गिड़ाने लगा। जूली, याद करने की कोशिश करो मुझे। यह तुम नहीं हो, कोई और शैतानी शक्ति तुमसे यह सब करवा रही है। जूली आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारा दिल चाहिए मुझे पहले वाला राकेश चाहिए। जूली की नीली होती आंखों में सर्जिकल छुरी चमक उठी थी। राकेश ने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। वह देखता है पास के सर्जिकल टेबल पर एक दूसरा शख्स बंधा हुआ था और उसके ठीक पास खड़ी थी एक और जूली। जूली ने जूली से कहा, शुरू करें। दूसरी वाली ने जैसे ही हां में सिर हिलाया, राकेश के सीने पर जूली की छुरी चल पड़ी। राकेश कुछ ही देर में बेहोश हो गया और जब वापस होश में आया, वह पहले की तरह ही सीढ़ियों के पास पड़ा था। न जाने किस लूप में फंस गया था राकेश। क्या कोई था जो राकेश को दर्द का एहसास बार बार करवाना चाहता था? एक साफ सुथरा कमरा जिसमें एक शख्स लगातार चक्कर काट रहा है। उसके पांव सूजन से भर गए हैं, पंजों में हुए घावों से खून रिसने लगा है। यह शख्स सोने का नाम ही नहीं लेता जब तक कि केयरटेकर इसे बांधकर सुलाता नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और न ही दवाइयों का कोई असर नजर आ रहा है। रह रहकर यह शख्स कहता है, अरे तुम बाहर क्यों आई, कोई देख लेगा, चलो कमरे में चलो। और फिर बेतहाशा चक्कर काटने लगता है। यह शख्स था एसआई अमनदीप। यह कौन सा चक्रव्यूह था जिसमें अमनदीप फंस गया? पागल खाने में आने के बाद आज पहली बार अचानक से अमनदीप रुका और फिर धम्म से बैठ गया। काफी देर तक वह फर्श को देखकर न जाने क्या बुदबुदाता रहा। रह रहकर अमनदीप झुकी नजरों से सामने देखता और फिर नजरें चुराता हुआ इधर उधर ताकने लगता। खौफ से उसकी आंखें पथराने लगी थीं। केयरटेकर के आते ही अमनदीप उसके कान में फुसफुसाया, वह लड़की, वह यहां है इस कमरे में। केयरटेकर कुछ न बोला। अमनदीप ने फिर से कहा, वह मार डालेगी, सभी को मार डालेगी। मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है आने वाली दहशत से बचने का। केयरटेकर उस पागल व्यक्ति की बात को नकारते हुए वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि देखा एक लड़की घुटनों के बल उसके पैरों में बैठी थी। पहले तो भय की एक लहर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह संभलते हुए बोला, बेटी आप यहां अंदर कैसे आई? लड़की ने हौले हौले अपना सिर ऊपर उठाया। अमनदीप देखता है, भूरी जुल्फों में से झांक रही उसकी नीली आंखों में मौत की काली परछाई स्पष्ट नजर आ रही थी। एक कार फुल स्पीड में दौड़ती जा रही थी, जैसलमेर से गोवा की ओर। असलम ने अपना मोबाइल निकाला। ढाणी से बाहर आते ही नेटवर्क आ गया था। शहर जाने की बजाय उसने गोवा जाना उचित समझा। शायद कोई था जो वहां उसकी मदद कर सकता था। कबीर असलम के पास वाली सीट पर बैठा था। पीछे हसीना सोई हुई थी। असलम ने उसके हाथ पांव बांधकर इस तरह सुला दिया था कि कोई देख भी ले तो शक न हो। एक नियत दूरी तय हो जाने के बाद वह हसीना की जीभ पर कोई नशीला पदार्थ रखता ताकि वह होश में न आए। आखिर ऐसा क्या था कि किसी तांत्रिक के पास या हॉस्पिटल जाने की बजाय असलम ने गोवा जाना चुना? क्यों अपनी प्यारी बेटी आयशा की लाश को वहीं सड़ने के लिए छोड़कर असलम भाग आया? क्यों असलम ने पुलिस को कॉल नहीं किया? आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा था गोवा में? असलम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम खोजा, डेविड। स्टीयरिंग को थपथपाते हुए वह कहता जा रहा था, उठा ले, कॉल उठा ले। काफी देर तक घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। असलम ने फिर से कॉल लगाया। तभी अचानक आवाज आई, कौन? असलम हांफते हुए बोला, डेविड। डेविड, यह मैं हूं असलम, यदि तुम्हें याद हो तो। सामने से आवाज आई, मैं डेविड का भाई बोल रहा हूं। डेविड अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह अप्रत्याशित खबर सुनते ही असलम ने जोर से ब्रेक लगाया और कार घिसटती हुई रुक गई। असलम खौफजदा आवाज में बोला, कैसे? अब क्या बताऊं? न जाने क्या हो गया था डेविड को। पहले पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई, डेविड के भाई ने दुखी स्वर में कहा। असलम हतप्रभ था। मनहूस घटनाएं सिर्फ उसके साथ नहीं हो रही थीं, बल्कि उन सभी के साथ कुछ बुरा घट रहा था जिनके तार एक घिनौने कार्य से जुड़े थे। आखिर उन सभी में क्या संबंध था? क्या था यह घिनौना कार्य जो उन्हें अंदर ही अंदर डराए जा रहा था? असलम ने सोचा और पूछा, क्या आप किसी डॉक्टर साहब को जानते हैं? कुछ पल खामोशी छाई रही, जैसे डेविड का भाई कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बोला, डेविड बात तो करता था किसी डॉक्टर की, शायद उसके मोबाइल में नंबर हो। हाँ, जल्दी से देखो भाई, मैं मुसीबत में हूं। डेविड के भाई ने कॉन्टैक्ट लिस्ट से डॉक्टर साहब का नंबर खोजा और असलम को भेज दिया। अब असलम के पास शायद यही आखिरी उम्मीद थी, आती हुई खौफनाक मौत से अपने परिवार को बचाने की। अमनदीप लगातार चक्कर काट रहा था। उसके पैरों की सूजन देख केयरटेकर भी चिंतित था। लगातार चलते रहने से उसके पैर गहरे रक्तिम होकर अब काले पड़ चुके थे। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेता था जब तक कि उसे बांध कर न सुला दिया जाए।
एक ही वाक्य को वह इतनी बार दोहरा चुका था कि अब कई सारे पागल भी उसे रट चुके थे। अरे तुम बाहर क्यों आई? कोई देख लेगा, चलो कमरे में चलो। किंतु इतने भर से कहां अमनदीप के पापों का प्रायश्चित होने वाला था। आज लंच टाइम में उसे उसके चैम्बर की बजाय बाहर डाइनिंग हॉल में लाया गया ताकि वह खुली हवा में सांस ले सके। बैठने की बजाय वह खाना भी चलते चलते ही खा रहा था। उसे महसूस हुआ आज हवा में ठंडक थोड़ी ज्यादा थी। खाना चबाते चबाते अचानक उसे लगा जैसे उसके मुंह में कुछ आ गया हो। उसने मुंह से वह चीज बाहर खींची, एक भूरा बाल। अचानक उसकी आंखों के सामने उस लड़की की नीली आंखें चमक उठीं। उसने फिर से मुंह से एक बाल खींचा। इसका रंग भी वही था जो उस खूबसूरत छोटी लड़की के बालों का था। वह एक एक कर अपने मुंह से बाल निकालता गया, फिर बालों के गुच्छे बाहर आने लगे। वह बदहवास होकर दूसरे मरीजों की ओर देखने लगा और रो पड़ा। बाकी सब उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर अचानक बाकी पागलों को भी वैसा ही आभास होने लगा। उनके भी मुंह से बालों के गुच्छे निकलने लगे। अब हंसने की बारी अमनदीप की थी। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये लोग तुम्हें लंच में बाल खिला रहे हैं। सभी मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज क्रोध से बिलबिलाते हुए सामूहिक रूप से कैंटीन स्टाफ की ओर बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, किंतु इतनी भीड़ के सामने वे भी लाचार नजर आ रहे थे। वे सभी पागल एक साथ टूट पड़े कैंटीन स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों पर। पागल खाने में अफरा तफरी मच गई थी। सुरक्षा कर्मी इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक एक को अपने वश में कर चैम्बर में डालने लगे। अमनदीप को भी एक सुरक्षा कर्मी ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। फिर दो जन उसे पकड़कर चैम्बर की ओर ले जाने लगे। अचानक ही अमनदीप ने अपनी आंखें खोलीं और फिर उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। पहले उसने अपने पैरों को हवा में उठाया और फिर उसका शरीर धनुष की तरह हवा में तन गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन गोल घूमी और एक सुरक्षा कर्मी की आंखों में देखकर वह बोला, हर पापी का अंत इतना ही दर्दनाक होगा। खौफ से थर थर कांपते हुए इस सुरक्षा कर्मी ने अमनदीप को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। किंतु दूसरे सुरक्षा कर्मी ने हिम्मत रखी और अमनदीप को वापस बेहोश करने की कोशिश की। भयानक तरीके से मुस्कुराते अमनदीप ने उसका माथा अपने दोनों हाथों के बीच कसकर पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक मेल नर्स अमनदीप की ओर बढ़ा ही था कि अचानक अमनदीप ने एक बेंच की ओर देखा और बेंच हवा में उड़ती हुई तेजी से उस नर्स पर गिर पड़ी। अब तीन लोग अमनदीप को काबू करने के लिए उसकी ओर भागे। अमनदीप उन्हें देखकर मुस्कुराता रहा और फिर भागकर किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर रेंगते हुए वह आगे बढ़ता रहा और फिर वह अचानक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। पागल खाने के स्टाफ मेंबर्स डरते हुए हौले हौले उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वे लोग उसके पास पहुंचे ही थे कि अचानक अमनदीप ने पलटी खाई और फिर से धनुष की तरह तन गया। हॉस्पिटल स्टाफ ठिठक गया था। अमनदीप हौले हौले हाथों व पैरों पर पीछे की ओर चलता हुआ उनकी ओर बढ़ा। वे डर कर पीछे हटने लगे। अमनदीप तेजी से उनकी ओर भागने लगा और भागते भागते फिर से फिसल कर गिर पड़ा। सिर जमीन पर टकराने की वजह से उसकी गर्दन मुड़ गई थी। एक खौफनाक माहौल पागल खाने में पसर गया था। लगभग सभी पागलों को काबू में करके चैम्बर्स में डाल दिया गया। बस एक अमनदीप था जो फर्श पर गिरा पड़ा था। उसका एक पंजा टखनों से टूटकर उल्टा मुड़ गया था। दूसरे पैर का घुटना आसमान की ओर तना हुआ था। एक हाथ की कुहनी टूट गई थी और दूसरा हाथ शरीर के नीचे कहीं दबा हुआ था। गर्दन इस तरह मुड़ी हुई थी कि उसकी आंखें सामने सुरक्षा कर्मियों व स्टाफ मेंबर्स पर तनी हुई थीं। एक नर्स ने अमनदीप को घूरते हुए दूसरे से कहा, क्या यह मर गया? कोई और बोला, हाँ। यह न तो अपनी पलकें झपका रहा है, ना ही सांस ले रहा है। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अमनदीप के शरीर में कोई हलचल न देख एक नर्स ने हिम्मत की और उसकी ओर बढ़ी। वह 2 कदम आगे चली ही होगी कि अचानक अमनदीप घिसटता हुआ तेजी से उसकी ओर बढ़ा। नर्स खौफजदा होकर भागी और फिसलकर नीचे गिर पड़ी। अमनदीप ठीक उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हर पापी को उसके कर्मों का दंड भुगतना होगा। और इतना कहकर अमनदीप ने एक खंजर निकाला और नर्स की ओर देखकर मुस्कुराया। नर्स की आंखों में मौत की दहशत स्पष्ट नजर आ रही थी। अमनदीप ने खंजर उठाया। खौफजदा नर्स ने ईश्वर को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। स्टाफ मेंबर्स देखते रहे। अमनदीप ने खंजर हवा में लहराया और एकदम से घोंप दिया। टपटप कर चेहरे पर गिरते लहू का एहसास होने पर नर्स ने अपनी आंखें खोली। यह क्या? अमनदीप ने खंजर अपनी गर्दन के पीछे घोंप दिया था, जो आंख से होता हुआ बाहर निकल आया। कुछ देर तक अमनदीप यूं ही बैठा बैठा खौफनाक रूप से मुस्कुराता रहा और फिर जमीन पर लुढ़क गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। डॉक्टर राकेश को होश आया। उसने अपनी पलकें झपकाईं और इधर उधर देखा। जूली उसके आसपास नहीं थी। वह अभी तक सीढ़ियों के पास ही पड़ा था। राकेश ने अपनी अंगुलियों से माथे को सहलाया और खुद से पूछा, यह सब क्या हो रहा है?
क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? क्या यह सब मेरा वहम है? डॉक्टर ने अपना शर्ट उठाकर देखा। पेट पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था। उसने अपने शरीर को सहलाया, लेकिन कहीं से दर्द की कोई लहर न उठी और अपने शरीर को टटोलते टटोलते राकेश का हाथ अपने सीने पर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने सीना दबाकर देखा। खौफ से उसकी पुतलियां गोल गोल घूमने लगी थीं। वह तेजी से मेज की ओर लपका और स्टेथोस्कोप निकाला। दिल की धड़कनें चेक की उसने, फिर नब्ज। भय के कारण वह पसीने से तरबतर हो चुका था। ना तो उसका दिल धड़क रहा था और ना ही नब्ज चल रही थी। डॉक्टर ने अपना शर्ट खोला और देखा, उसके सीने पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। अचानक से मेज के पीछे हलचल हुई। राकेश ने डरते डरते मेज के पीछे झांका और एकदम से चौंक कर 2 कदम पीछे आ गिरा। मेज के पीछे से एक नाजुक हाथ बाहर निकला, जिसने पकड़ रखा था रक्त से सना हुआ, धड़कता हुआ एक दिल। कौन हो तुम? राकेश ने इस बार साहस करके पूछा। अब मेज के पीछे से घुटनों के बल सरकती हुई एक लड़की सामने आई और बोली, मुझे भूल गए? वैसे मैं याद ही किसे थी जो कोई मुझे भूलेगा। और इतना कहकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। राकेश को उस लड़की के रोने से कोई फर्क न पड़ा। वह अपने हृदय को घूरता रहा जो उस लड़की के हाथ में धड़क रहा था। उस लड़की ने हृदय राकेश की ओर बढ़ाया और बोली, तुम तो हमेशा ही बिना दिल के जीते रहे हो। तुम जैसे दरिंदे में दिल कैसे हो सकता है? और इतना कहकर उस लड़की ने एक कैंची रक्त से सने उस हृदय में घोंप दी। सीने में उठे तेज दर्द के कारण बिलबिलाते हुए राकेश चीख पड़ा। उसकी आंखें वापस खुल गई थीं। वह देखता है खुद को सर्जिकल टेबल पर बंधा हुआ। उसके सामने वही लड़की थी और पास खड़ी थी जूली। डॉक्टर राकेश ने रोते हुए पूछा, कब तक चलेगा यह सब? वह लड़की रिट्रैक्टर और क्लैंप को टटोलते हुए बोली, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुल जाती। और राकेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही एकदम से उस लड़की ने स्टील का एक कैंचीनुमा रिट्रैक्टर राकेश की आंखों में घोंप दिया। बेइंतहा दर्द से चीखता हुआ राकेश पुनः उठ बैठा था सीढ़ियों के पास। जूली बेहोश पड़ी थी। राकेश ने अपनी आंखें टटोली। वे एकदम सही थीं। उसने खुद से कहा, यह हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या यह सिलसिला कभी खत्म होने वाला था? पागल खाने में घटित हुई अजीब और गरीब घटनाएं लोगों की जुबान पर छाई हुई थीं। अमनदीप के स्टाफ साथी भी असमंजस में थे। एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति की ऐसी हालत कैसे हो सकती थी कि वह खुद की ही गर्दन में खंजर घोंप दे? वे जानते न थे अमनदीप तो महज एक पड़ाव था इस खौफनाक सफर में। मंजिल तो अभी बाकी थी, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी उसे इतनी भयंकर सजा मिली? क्या कोई शैतानी आत्मा महज अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी, या फिर कोई रहस्यमय कारण था इन मौतों के पीछे? गुप्त भूमिगत ऑपरेशन थिएटर और उसमें टाइम लूप में फंसा हुआ डॉक्टर राकेश। रह रहकर डॉक्टर राकेश को होश आता। वह खुद को सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाता और फिर शुरू होता दर्द का एक खौफनाक अंतहीन खेल। क्या इस असीम पीड़ा का कोई अंत था भी? टाइम लूप में फंसे राकेश को जल्दी से जल्दी इस व्यू से निकलना था। राकेश उठा और इस बार उसने सर्जिकल नाइफ पहले ही अपने हाथ में ले ली। उसने खुद से पूछा, कौन कर रहा है यह सब? और फिर उसने जूली की ओर देखा। इस अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर में उसके और जूली के अलावा और था भी कौन? राकेश ने बेहोश जूली को घूरते हुए कहा, तुम? हाँ, तुम ही हो इस सब के पीछे। अपने पति की मौत से पगला गई हो और अब मुझे भी मार डालना चाहती हो। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं ही तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। और इतना कहकर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत हो, राकेश बढ़ चला अपनी प्रेमिका जूली का गला काटने के लिए। असलम का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह घड़ी भर रुककर सोचना चाहता था कि आगे क्या किया जाए। वह ढाणी से सीधा गोवा के लिए रवाना ही क्यों हुआ? उसे किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए था। नहीं, इस मुसीबत से मुझे डॉक्टर ही निकाल सकता है। भले मुझे वो हवेली बेचनी पड़े, शहर का फ्लैट बेचना पड़े, किंतु मैं उस डॉक्टर का मुंह पैसों से भर दूंगा और कहूंगा, इस शैतानी चीज को शरीर से निकाल फेंको। असलम ने खुद से कहा और फिर अपने बेटे कबीर की ओर देखा। वह किस शैतानी चीज की बात कर रहा था और डॉक्टर इसमें क्या मदद कर सकता था उसकी? असलम ने डेविड के भाई द्वारा दिए गए नंबर डायल किए और उधर डॉक्टर राकेश की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। अचानक बजी रिंगटोन से डॉक्टर राकेश हड़बड़ा उठा। राकेश के हाथ में सर्जिकल छुरी और आंखों में गुस्सा था। एक और जूली थी जिसे मारकर वह इस टाइम लूप से बाहर निकल जाना चाहता था, और दूसरी ओर वह मोबाइल फोन जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। राकेश ने वह सर्जिकल छुरी जूली पर ताने रखी और कॉल रिसीव कर बोला, कौन? असलम ने लगभग हाँफते हुए कहा, मैं असलम हूं, आपको याद हो तो? राकेश ने दिमाग पर जीर लगाया और अचानक ही एक साथ कई सारी घटनाएं उसके दिलो दिमाग पर छा गईं। अब इस खौफनाक चक्रव्यूह का एक छोर पकड़ में आ रहा था डॉक्टर राकेश को। आखिर कहां से शुरू हुई थी यह डरावनी दास्तान? कौन था इन भयानक हादसों के पीछे?
डॉक्टर राकेश किन कुकर्मों को याद करके दहल उठा था। 2 साल पहले बच्चे अभावों में भी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं, जैसे वे टूटे कबाड़ में से खिलौने चुन रहे हों। अकारण ही इधर उधर भागते, खेलते कूदते और हंसते खिलखिलाते इन बच्चों को न अतीत का कोई अफसोस, न वर्तमान की कोई परवाह और न ही भविष्य की चिंता थी। वे मस्त थे अपने टूटे खिलौनों और बिखरे खेलों में। रात का समय था। गरीबों की इस बस्ती में आज एक कंपाउंडर और 2 नर्सों की टीम आई थी। वे हर झुग्गी झोपड़ी के बाहर आवाज लगाते, माता पिता को किसी योजना के बारे में समझाते। इसी क्रम में उन्होंने गरीबों से भी गरीब दिख रही एक झुग्गी के बाहर आवाज दी, जिसे सुन एक बच्ची भाग कर आई। उसे देखकर कंपाउंडर के चेहरे पर अचरज और मुस्कान दोनों एक साथ उभर आए। उसके अंदर जाते ही एक नर्स बोली, इतनी सुंदर लड़की ऐसी बस्ती में, इसकी आंखें तो देखो कितनी खूबसूरत हैं, भूरे बालों और नीली आंखों का कॉम्बिनेशन। काश मैं भी इतनी सुंदर होती। दूसरी नर्स कुछ जवाब देती, उससे पहले ही उस बच्ची की मां बाहर आई। कंपाउंडर बोला, हम सरकारी योजना के सिलसिले में यहां हैं। बच्चों का ब्लड सैंपल और स्वैब सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी जांच कर बच्चों के पोषण संबंधी आंकड़े बनाए जाएंगे और आप लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि अपने बच्चों को संतुलित भोजन व सबका के को वो कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स खिला सकें। मां कुछ न बोली, बस हाँ में सिर हिलाती रही। हेल्थ वर्कर्स की यह टीम उस झुग्गी के अंदर गई बच्ची के सैंपल्स लेने के लिए। अंदर एक आदमी का फोटो टंगा हुआ था, जिस पर सस्ती सी माला लटक रही थी। नर्स ने अनुमान लगाया, यह अवश्य ही इस औरत का पति रहा होगा। कुछ देर बाद उस बच्ची का फोटो, कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपीज और सैंपल्स लेकर वे लोग दूसरी झोपड़ी की ओर बढ़ चले। इस तरह 15 दिनों में लगभग 500 बच्चों के आंकड़े इकट्ठा कर लिए थे इस टीम ने। आखिर कौन सी ऐसी सरकारी योजना थी जिसके लिए ये घर घर जाकर सैंपल ले रहे थे? हेल्थ वर्कर्स की इस टीम में एक था डेविड, नर्स के रूप में उसकी पत्नी एना और डॉक्टर एडगर सुआरेज की पत्नी जूली। डेविड, एना और जूली मिलकर क्या गुल खिलाने वाले थे। मां अपनी बेटी को लेकर सुनसान रास्ते पर चल रही है। बेटी कुछ पूछना चाह रही है, लेकिन डरती है कि कहीं मां भड़क गई तो बुरी तरह पीटेगी। आगे एक पुलिस जीप खड़ी है। ड्राइवर की सीट पर बैठा एएसआई अमनदीप मिरर में झांकता है। किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंच रही एक सुंदर लड़की को मां जीप में बिठाती है। डेविड इस मां को कुछ गड्डियां देता है, कड़क नोटों की। मां पैसे लेकर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। डरी सहमी बच्ची मां को पुकारती है, लेकिन मां पलटकर भी नहीं देखती। इसी बीच डेविड चाकू निकालकर बच्ची को डराता है और फिर बच्ची के नाक पर क्लोरोफॉर्म भीगा रुमाल रख उसे बेहोश कर देता है। जीप चलती है और फिर कुछ दूर रुक जाती है। डेविड बोला, क्या हुआ अमन, यहां क्यों रोकी? अमनदीप ने एक अंगड़ाई ली और बोला, बीवी मायके चली गई है यार। डेविड कुछ समझने की कोशिश करता हुआ बोला, तो मैं समझा नहीं। अमनदीप पीछे मुड़ा और सीट पर सोई अबोध लड़की के जिस्म को घूरता हुआ वापस बोला, बीवी मायके चली गई है यार, बहुत दिन हुए हैं, बड़ी इच्छा हो रही है। डेविड ने पहले तो मुंह बिगाड़ा और फिर ठहाके लगाता हुआ बोला, लेकिन तुम्हारे कमीशन में से कटेगा इसका पैसा। अमनदीप सीट कूदकर पीछे आ गया था। बेहोश बच्ची के शरीर को टटोलता हुआ डेविड से बोला, जा बाहर जा। उसके बाहर जाते ही अमनदीप का वहशी खेल शुरू हो गया। वह नहीं जानता था कि इस बलात्कार की उसे भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जोया नाम था उस बच्ची का। जोया को जब होश आया, वह एक सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बंधी पड़ी थी। उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था। क्या हुआ था उसके साथ? जोया ने देखा उसके पास वाली टेबल पर उसी की तरह एक मासूम बच्चा लेटा हुआ था। जोया उसे देखकर अपनी पीड़ा भूल एक बाल सुलभ मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा नाम? वह लड़का चहक कर बोला, मैं कबीर। तुम परी हो ना? जोया अपना नया नाम सुनकर हंस पड़ी। कबीर झेंपता हुआ बोला, डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि एक परी आ रही है मुझे जीवन दान देने। क्यों, क्या हुआ था तुम्हें? जोया ने चिंतित स्वर में पूछा। किडनी फेल हो गई है। कबीर ने इस तरह कहा जैसे वह उम्रदराज बूढ़ा हो और सब कुछ जानता हो। जोया ने अपने स्वर को और भी अधिक चिंतित करते हुए कहा, मैं भी 8वीं में फेल हो गई। मैडम कहती हैं शरीर के हिसाब से तो मुझे 12वीं में होना चाहिए। क्या मैं इतनी बड़ी दिखती हूं? कबीर ने गर्दन घुमाकर जोया को ध्यान से देखा और कहा, नहीं तो। जोया बोलती रही, मां अब पढ़ने नहीं देगी। वैसे वो मेरी मां नहीं है, पास वाली आंटी कहती है। मेरे माँ पापा गंदी बीमारी से मर गए। ये दूर के रिश्ते की कोई मौसी है जो मुझे पाल रही है। खाना कम और गोलियां ज्यादा खिलाती है। वह कहती है इन गोलियों से मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, फिर कोई बहुत पैसों वाला मुझे ले जाएगा। मेरे पास भी खिलौने होंगे, बर्थडे पर मैं भी केक ला सकूंगी और वो बड़ी चमकीली चॉकलेट खा सकूंगी जो कांच वाली दुकान में मिलती है। कांच वाली दुकान सुनकर कबीर हंसा और फिर दर्द की वजह से चुप हो गया।
जोया अपनी धुन में बोलती जा रही थी। कबीर, क्या तुमने वो चमकीली चॉकलेट खाई है? कबीर गर्व से बोला। रोज। आश्चर्य से जोया की आंखें फैलकर चौड़ी हो गईं। रोज, और केक? केक में कौन सी बड़ी बात है? यह कहते हुए कबीर का सीना तन गया था। जोया के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि कोई कैसे इतनी महंगी चॉकलेट रोज खा सकता है। उसने तो एक बार दुकान वाले से उसकी कीमत पूछी थी और दुकान वाले ने हड़का कर बाहर से ही भगा दिया था। और केक? उसे तो लगता था कि बड़े अमीर लोग भी साल में 1-2 बार ही केक खाते होंगे। वह कुछ और कहना चाहती थी, किंतु वहां कुर्सी पर नींद ले रही नर्स की आंखें खुल गईं। वह दोनों को डांटते हुए बोली, आपस में बिल्कुल बात नहीं करोगे। वे दोनों चुप हो गए और फिर एक दूसरे को देखकर खिलखिला उठे। अगली बार जब जोया की आंखें खुलीं, वह झुग्गी में जमीन पर लेटी हुई थी। दर्द से कराहते हुए वह बोली, प्यास लगी है मां। कल मुंही रांड 100 बार कहा है कि मां मत कहा कर। उसकी दूर के रिश्ते की इस मौसी ने तुनक कर कहा और फिर बोली, उठ और आटा गूंथ दे। असीम दर्द के कारण जोया के लिए बैठ पाना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इस मां के डर से वह उठ बैठी। गरीबी सारे दर्द भुला देती है, चाहे वह धन की हो या रिश्तों की। भूमिगत कमरा, जिसे ऑपरेशन थिएटर का रूप दिया गया है। अंदर एक डॉक्टर चिंतित सा अपने मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा है। वह एक नंबर डायल कर हाँफता हुआ बोलता है, डेविड। वह कबीर वाला केस तो फेल हो गया, डेविड ने लापरवाही से कहा। तो डॉक्टर चिंता व्यक्त करता हुआ बोला, 1.5 करोड़ दिए थे उसने, अब पुलिस में जाने की धमकी दे रहा है। डेविड चौंकता हुआ बोला, ठिकाने लगाना पड़ेगा इसे। नहीं, वह 1 करोड़ और देने के लिए तैयार है। इस बार अगर केस फेल हुआ तो आगे की जिम्मेदारी वह लेने के लिए तैयार है। डॉक्टर ने असली बात कही। तो मुर्गा तलाश करने में तो टाइम लगेगा ना, डेविड कुछ सोचता हुआ बोला। तो जल्दी करो, डायलिसिस पर है बच्चा। डॉक्टर ने आदेश देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही ऑपरेशन थिएटर। एक टेबल पर वह बच्चा कबीर है, दूसरा टेबल डोनर के लिए खाली पड़ा है। डोनर के सैंपल की जांच हो चुकी है, सब सही है। डोनर का नाम सुनते ही डॉक्टर राकेश के होश उड़ जाते हैं। वह डेविड से कहता है, लेकिन उस लड़की की एक किडनी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो दूसरी वाली फेविकोल से चिपकी हुई है क्या? डेविड अपनी चिर परिचित लापरवाही से कहता है। डॉक्टर को चुप देखकर डेविड वापस बोला, उसकी मां तैयार है। इन गरीबों का क्या है, कुत्तों के पिल्लों की तरह पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। अमनदीप है ना, न तो कोई FIR करने वाला है, न ही कोई पूछने वाला कि जिया कैसे मर गई। ऐसी हजारों जिया सड़ रही हैं रेड एरिया में, कौन पूछने वाला है? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 करोड़ रुपया उसकी आंखों के आगे चमक उठा था। जल्द ही डोनर के सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर फिर से वही बच्ची थी, जिया। डेविड ने अपने कॉन्टैक्ट से हार्ट और आंखों के भी खरीदार ढूंढ लिए थे। जिया फिर से कबीर को देखकर चहकी, लेकिन कबीर की हालत देखकर उसे रोना आ गया। वह कबीर से बोली, चिंता मत करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। फिर वापस चॉकलेट और केक के मजे उठाना, और अगली बार आओ तब वो बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आना। मेरे गुल्लक में अभी इतने रुपए इकट्ठे नहीं हुए कि वह खरीद सकूं। जब गुल्लक भर जाएगा तब केक खरीदूंगी और तुम्हें भी खिलाऊंगी। जिया कबीर से और भी बातें करना चाह रही होगी, लेकिन इतना वक्त न था कबीर के पास। डॉक्टर राकेश और उसकी टीम ने पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाया और फिर शुरू हुआ वह किडनी ट्रांसप्लांट, जिसका एक ही अंजाम था, मासूम जिया की मौत। डॉक्टर राकेश को याद हो आया वह मासूम चेहरा, वे नीली आंखें, प्यारी सी मुस्कान, भूरे बाल और अनगढ़ बातें। उम्र क्या होगी उसकी, 11 या 12 बरस। मौसी, जिसे वह बच्ची जिया मां कहती थी, उसके द्वारा दी जाने वाली दवाइयों से जिया की छाती जरूर बढ़ गई थी, लेकिन बच्चों सी मासूम चंचलता और खिलौनों, चॉकलेट और केक की बातें सुनकर कोई भी कह सकता था, थी तो वह अबोध बच्ची ही। डेविड, एना, जूली और राकेश ने पैसों की भूख में इंसानियत की हत्या का जो नंगा नाच शुरू किया था, उसके परिणामों के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। डेविड, एना और जूली ने पहले तो सरकारी योजना के नाम पर बच्चों के आंकड़े इकट्ठे किए, फिर गरीब, नशे में डूबे शराबी परिजनों को रुपयों का लालच देकर बच्चों को अंग व्यापार के दलदल में धकेल दिया। बहुत ही खामोशी से ये लोग यह घिनौना काम करते रहे। खुशकिस्मत थे वे बच्चे जो जिंदा बच गए। इन हैवानों ने पैसों के लालच में अनाथ बच्चों का अपहरण तक किया और फिर जीवित ही उनके लगभग सभी अंग निकालकर बेच दिए। जल्द ही कई शहरों में उनके संपर्क स्थापित हो गए थे। लगता था एक मंडी सजी हुई थी मानव अंगों की। देर थी तो बस बोली लगाने भर की और मनचाहा अंग मिल जाता। डॉक्टर राकेश ने एक पॉश कॉलोनी में घर लेकर हाईटेक अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर बना रखा था। इस सब के लिए किडनैपिंग व ट्रैफिकिंग के लिए अमनदीप और कुछ पुलिस वाले मदद करते।
ग्राहक ढूंढने का काम डेविड और एना का था। डॉक्टर राकेश, जूली और इनकी एक टीम ट्रांसप्लांट का काम देखती और आज उसी ऑपरेशन थिएटर में। संदेह से पागल आया डॉक्टर राकेश अपनी गर्लफ्रेंड जूली का गला रेतने के लिए आगे बढ़ा ही था कि असलम के एक कॉल ने उसके सामने यादों का पिटारा खोल दिया। डॉक्टर राकेश ने असलम को यहीं पर बुला लिया था ताकि इस मुसीबत का उसे अकेले सामना न करना पड़े। डॉक्टर राकेश इस मुसीबत से बच निकलने के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? राकेश ने मुड़कर देखा। यह जूली थी। राकेश कुछ प्रतिक्रिया देता, उससे पहले ही जूली ने राकेश के सिर पर एक जीरदार प्रहार किया और कुछ देर बाद जब राकेश को होश आया, वह वापस ऑपरेशन टेबल पर बंधा पड़ा था। कमरे में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस टाइम लूप से निकलने का क्या उपाय हो सकता था? राकेश को अपनी कुहनी पर एक स्पर्श महसूस हुआ। राकेश ने आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न दिखाई दिया। राकेश महसूस कर सकता था कि कुहनी से होता हुआ यह स्पर्श उसके सीने पर पहुंच चुका था। राकेश हिलने डुलने तक में समर्थ न था। उसने गर्दन उठाकर सीने पर देखने की कोशिश की, किंतु कुछ भी नजर न आया। वह आंखें फाड़कर देख ही रहा था कि अचानक से लाइट्स जल उठीं। और यह क्या? राकेश खौफ से पथरा गया था। एक सांप उसके सीने पर बैठा उसकी आंखों में घूर रहा था। राकेश ने जैसे ही गहरी सांस ली, वह मोटा सा सांप पहले तो अंग्रेजी के एस जैसा लूप बनाकर सिकुड़ गया और फिर खौफनाक तरीके से फुफकारता हुआ हवा में तन गया। राकेश ने अपनी सांस रोक ली ताकि सांप भड़के नहीं। सांप भी हवा में स्थिर हो गया और फिर हौले हौले नीचे बैठ गया। राकेश ने धीरे से सांस ली और फिर रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद वह एकदम से खांसने लग गया। सांप ने इस बार वापस एस जैसी आकृति बनाई और फिर फुफकारते हुए हवा में तन गया। राकेश ने खांसी रोकी और गहरी सांस लेने लगा। सांप हवा में तना रहा और फिर एकदम से राकेश की खांसी छूट गई। सांप उछला और राकेश की एक आंख पर डस बैठा। राकेश मौत के खौफ से चीखा। तेज जलन से उसकी आंख जलने लगी थी। कुछ ही देर में जहर के असर से आंख गलने लगी। राकेश बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई न था। खांसी के साथ खून आने लगा था। राकेश महसूस कर सकता था रक्तचाप कम हो रहा था और हृदय गति गिरने लगी थी। आंख पर एक बड़ा सा छाला उभर आया था। खून की उल्टियां होने लगीं। अथाह पीड़ा से भरा एक पल भी सदियों की तरह गुजर रहा था। कुछ घंटों बाद राकेश के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। राकेश मौत को अपने पास आता हुआ देख पा रहा था। अब तो वह दुआ करने लगा कि उसकी हृदय गति रुक जाए और वह मौत के मुंह में समा जाए। उसने देखा मौत की काली परछाई उस पर घिर आई थी। अचानक यह काली परछाई उसे जकड़कर झीर-झीर से झकझोरने लगी। बंद होती राकेश की आंख एकदम से खुली और वह एक आंख से देखता है। जूली उसे झकझोर रही थी। राकेश उठ बैठा। वह सीढ़ियों के पास था। जूली हाँफती हुई पूछ रही थी, यह तुम्हारी आंख पर क्या हुआ? राकेश ने हाथ से छूकर महसूस किया वह अपनी एक आंख को हमेशा के लिए खो चुका था। दर्द और पीड़ा का यह चक्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने जूली को कंधों से पकड़ा और बोला, मुझे मार डालो, मुझे इस तरह जी जी कर नहीं मरना, मार डालो मुझे। और इतना कहकर राकेश फूट फूट कर रोने लगा था। और वहां कच्ची बस्ती में एक झोपड़ी के अंदर घुटनों में चेहरा छिपाए एक औरत बैठी है। दीवार पर एक तस्वीर है जिस पर सस्ती सी माला लटक रही है, जिसे बरसों से नहीं बदला गया होगा। वह औरत अपना सिर ऊपर उठाती है, पुतलियों को घुमाते हुए इधर उधर देखती है और फिर हौले हौले थाली की ओर बढ़ती है। जैसे ही उसने थाली को छुआ, एक आवाज उभरी, मां, मुझे नहीं खिलाओगी? वह औरत कांपते हुए वापस पीछे सरकती है और घुटनों में चेहरा छिपाकर बैठ जाती है। ऊपर देखे बिना वह बड़बड़ाने लगी, कल मुहीरा 100 बार कहा है कि मां मत कहा कर। वह औरत महसूस कर सकती है कोई हौले हौले उसकी ओर बढ़ रहा है। वह अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखती है और अपने ठीक पास गोरे नाजुक पैरों को देख अपनी आंखें बंद कर देती हैं। ऊपर देखो, ये मैं हूं मां, मैं जिया। देखो तुम्हारी दवाइयों ने असर किया है। मैं बड़ी हो गई मां, देखो मैं बड़ी हो गई। अब तुम बेच सकती हो मुझे। कोमल मीठी आवाज उभरी। उसने हौले हौले ऊपर देखा। यह जिया थी, मासूम जिया जो मर चुकी थी। उस औरत की नजरें दर्पण की ओर गईं और वह सिहर उठी। दर्पण में जिया का शरीर एकदम काला नजर आ रहा था और उसकी आंखों के कोटर खाली थे, उनमें से लहू बह रहा था। थर थर कांपते हुए उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरा घुटनों के बीच छिपा लिया। जिया ने उस औरत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। आखिर तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन इस दुनिया में। कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। पिछली सीट पर हसीना सोई हुई थी। असलम अपनी आंखें फाड़कर गाड़ी चलाए जा रहा था।
कबीर बगल वाली सीट पर नींद ले रहा था। अचानक असलम ने देखा, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। असलम ने ध्यान से देखा, यह आयशा थी, उसकी प्यारी लाडली बेटी आयशा, जो मर चुकी थी। न चाहते हुए भी असलम के पैरों ने ब्रेक दबा ही दिए। गाड़ी घिसटती हुई मुड़ गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। सीट बेल्ट न होती तो शायद कबीर का सिर फट जाता। इस भीषण एक्सीडेंट में असलम और कबीर बेहोश हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर होश में आ गई थी हसीना। अपने हाथों व पैरों पर रेंगते हुए हसीना कार से बाहर निकली और असलम व कापोरिया काप वे पापा वह कबीर को देखकर मुस्कुरा उठी। उसके काले पड़ चुके चमकीले दांतों में कोई नरभक्षी जानवर स्पष्ट नजर आ रहा था। एक और अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर में टाइम लूप में फंसकर एक असीम अनंत पीड़ा से गुजरता डॉक्टर राकेश, और राकेश की सड़ी हुई आंख में मौत की परछाई को देख भय से थर थर कांपती हुई जूली डी श्वास सी दी की ती। वहीं दूजी ओर नरभक्षी हसीना का शिकार बनने के करीब असलम और कबीर, और इन सब से बेखबर अपने घुटनों में मुंह छिपाए बैठी पथराई हुई एक औरत। सभी को प्रतीक्षा थी अपने कर्म फल की। मौत किसी बिल्ली की तरह हौले हौले उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। दबे पांव, बेआवाज, उन्हें उनके कर्मों की खौफनाक सजा देने के लिए। असलम को जब होश आया, वह एक सुनसान जंगल में जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। असलम धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि आखिर वह यहाँ जंगल में क्या कर रहा था। असलम को वह दृश्य याद हो आया। दुर्घटना के बाद कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह पिचक गई थी। असलम लगभग बेहोश होने की कगार पर था। तभी उसने देखा, हसीना बाहर निकली और किसी भेड़िए की तरह चलते हुए कबीर के पास आई। हसीना ने कबीर की गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और फिर खींचते हुए ले गई। असलम बड़ी मुश्किल से कार में से बाहर निकला और हसीना का पीछा करने लगा, किंतु हसीना न जाने कहां खो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब असलम अपने बेटे कबीर को याद कर भावुक हो उठा और बेतहाशा रोने लगा। रोते रोते वह कबीर को पुकारते हुए भागने लगा। सुनसान जंगल, और जंगल में अपने खोए हुए बेटे को पुकारता एक बेबस बाप। दौड़ते दौड़ते असलम ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने नजर उठाकर देखा, उसके सामने अपनी बाहें फैलाए एक विशाल शैतान खड़ा था। असलम ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, नहीं, यह कोई शैतान नहीं बल्कि बरगद का एक पेड़ था। अचानक उसे महसूस हुआ कबीर उसे पुकार रहा था। अब्बा, मैं यहां हूं, यहां। असलम ने इधर उधर देखा और फिर उसे पता चला आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। असलम ने अपना कान जमीन से सटाया। अंदर से आवाज आ रही थी, अब्बा, मुझे बचाओ, यहां अंदर सांप और बिच्छू हैं और इतना अंधेरा है यहां, मुझे डर लग रहा है, अम्मी खा जाएगी मुझे, बचा लो मुझे। आवाज अंदर से ही आ रही थी। असलम अपने हाथों से ही जमीन खोदने लगा। वह पागलों की तरह खोदता जा रहा था, कभी पेड़ की टूटी सूखी डालियों से, कभी हाथों से। जो भी कुछ मिलता उससे वह धरती को खोदता जा रहा था। असलम का पूरा शरीर मिट्टी से सन गया। उसके हाथों से लहू निकलने लगा था। चमड़ी में छोटे छोटे कंकड़ फंस गए, लेकिन वह था कि लगातार खोदता ही जा रहा था। और खोदते खोदते अचानक असलम के हाथ रुक गए। उसे मिट्टी में दफन एक बच्चे का चेहरा नजर आने लगा था। रोते रोते उसने चेहरे पर से मिट्टी हटाई। ये कबीर नहीं था। असलम ध्यान से देखता रहा उस लाश को, और एकदम से उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। वह डरकर पीछे हट गया। लाश ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अंगुली से ऊपर की ओर इशारा किया। असलम ने डरते डरते ऊपर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। कबीर बरगद की डाली से बने फांसी के फंदे पर झूल रहा था। असलम तेजी से बरगद पर चढ़ा और कबीर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। सुनसान जंगल का सन्नाटा मौत के खौफ से गहराता जा रहा था। अचानक असलम देखता है, वहां कबीर नहीं था। शाखाओं से निकली बरगद की जड़ें झूल रही थीं बस। असलम ने चैन की सांस ली ही थी कि उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। असलम अपनी गर्दन पर किसी की हांफती गर्म सांसें महसूस कर सकता था। उसने डरते हुए हौले हौले पीछे देखा। पीछे एक डायन उसे घूर रही थी। असलम खौफ से स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा मानो वह काली परछाई थी मौत की। सुनसान जंगल में अंधेरे का हिजाब पहने कोई डरावनी सी औरत। असलम हड़बड़ाता हुआ बरगद से नीचे गिर पड़ा। और यह क्या? असलम की गर्दन बरगद की झूलती हुई शाखाओं में जकड़ गई। असलम के लिए ये शाखाएं फांसी का फंदा बन गईं। असलम पैर पटकने लगा। उसके हाथ हिल तो रहे थे किंतु ऊपर न उठ पाए। तड़फते तड़फते कुछ ही देर में उसकी आंखें बाहर निकल आईं और शरीर एकदम शांत पड़ गया। बरगद की शाखा पर बैठे एक उल्लू ने देखा
असलम के सामने खड़ी थी, नीली आंखों वाली एक लड़की। कबीर को जब होश आया, वह हॉस्पिटल में था। वह याद करने की कोशिश करने लगा कि उसके साथ हुआ क्या था। उसके दिमाग में चलती कार के सामने का वह दृश्य उभरा और कबीर वापस भयभीत हो उठा। आयशा दीदी एकदम से कार के सामने आ गई थी। वह आयशा जिसने कबीर की आंखों के सामने खुद को छलनी छलनी कर दिया था। वह आयशा जिसे कबीर ने मरते हुए देखा था। कबीर ने अपने आसपास देखा। कौन सी जगह थी यह? कबीर को याद हो आया वह दिन जब उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। यह तो वही गुप्त भूमिगत ऑपरेशन थिएटर था जहां डॉक्टर राकेश और उसकी टीम मानव अंगों का घिनौना व्यापार करते थे। कबीर ने चारों ओर देखने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, वह तो सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बंधा पड़ा था। अचानक कबीर की नज़र दीवार की ओर गई और वह कांप उठा। यह देखकर वहां एक महिला अपने घुटनों में चेहरा छिपाए बैठी थी और किसी पेंडुलम की तरह हिलते डुलते न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। कबीर कांपते हुए होंठों से बड़ी मुश्किल से बोल पाया, कौन? और एकदम से वह औरत घिसटती हुई उसके पास आई और अपने बिखरे बालों में से झांकती काली आंखें कबीर की आंखों में डालकर बोली, कल मुंही रां, मुझे मां कहती है। कौन? कबीर हांफते हुए बोला। उस औरत ने अपनी आंखें घुमाई और दूसरी ओर इशारा किया। कबीर मुड़ा और चौंक गया। यह देखकर वहां जिया खड़ी थी, नीली आंखों और भूरे बालों वाली एक लड़की जिसकी किडनी कबीर के शरीर को जिंदा रखे हुए थी। जिया ने मिट्टी का एक गुल्लक कबीर की ओर बढ़ाया और बोली, देखो, अब तो मैं खरीद सकूंगी ना वो चॉकलेट। और यह कहते हुए उसने गुल्लक जमीन पर पटक दिया। यह क्या? गुल्लक में से सिक्के नहीं बल्कि 2 आंखें निकलीं, नीली खूबसूरत आंखें। कबीर ने ऊपर देखा और खौफ के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिया की आंखों के कोटर खाली थे, उनमें से काला गाढ़ा लहू बह रहा था। कबीर ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जीर से पुकारने लगा, अम्मी, अम्मी। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। कबीर ने आंखें खोलकर देखा। जिया वहां नहीं थी। दीवार से सटकर बैठी वह महिला भी गायब थी। कबीर ने गहरी सांस ली और छत की ओर देखा और एकदम से कबीर की चीख निकल गई। वहां छत पर छिपकली की तरह बैठी कबीर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी उसकी मां हसीना। एकदम से वह नीचे कूदी और कबीर की आंखों में ताकने लगी। हसीना ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एकदम काली जीभ, और फिर कबीर के चेहरे को चाटती हुई बोली, बड़े स्वादिष्ट हो तुम। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर वह तेजी से लपकी और चारों पैरों पर भागती हुई छिप गई। कबीर ने देखा उसके सामने डॉक्टर राकेश खड़ा था जो उसे बेहद अजीब तरीके से घूर रहा था। राकेश की एक आंख बुरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसमें कीड़े लगे हुए थे। राकेश ने अपना शर्ट ऊपर उठाकर देखा। पेट के निचले हिस्से में बड़े बड़े टांके लगे थे। राकेश हैरान परेशान इधर उधर चक्कर काटने लगा। वह कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। न जाने सपनों में या हकीकत में पिछले कुछ दिनों से रह रहकर उसके शरीर में से कोई अंग निकाला जाता। असीम पीड़ा से बिलबिला उठता राकेश, और फिर जब उसे होश आता वह खुद को सीढ़ियों के पास पड़ा पाता। एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका था राकेश जहां से बाहर निकलने का एक ही आसरा नजर आ रहा था, मौत। जाने क्या होने वाला था इस अपवित्र स्थान पर। नसीब वापस सभी को वहां ले आया था जहां से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर, यही तो वह जगह थी जहां मौत का एक बीज रोपा गया जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। वृक्ष जिसका मृत्यु रूपी विषैला फल आज उन सभी को खाना पड़ेगा। मौत इतनी भी आसान शय नहीं कि पुकारते ही मिल जाए। पुकार तो डॉक्टर राकेश भी रहा था मृत्यु को, लेकिन मौत थी कि उससे दूर दूर भागती जा रही थी। डॉक्टर राकेश चंद दिनों में कई बार उस पीड़ा से गुजर चुका था जिस दर्द का उसने कई बच्चों को एहसास दिलाया था। कमरे में इधर उधर चक्कर काटते राकेश का चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे उस पर किसी शैतानी रूह ने कब्जा कर लिया हो। डॉक्टर राकेश कबीर के पास आया। कबीर ने देखा राकेश की आंखें एकदम सफेद पड़ गई थीं। वह कबीर से बोला, तो ये सब तुम कर रहे हो? कबीर ने ना में सिर हिलाया और इशारा किया पीछे की ओर। राकेश अपने पीछे किसी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसने डरते हुए पीछे देखा और सिहर उठा। उसकी आंखों के सामने जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में लटक रही थी एक औरत। राकेश डरकर पीछे हटा
और एकदम से उसे किसी ने पकड़ लिया और खींचते हुए ले जाकर सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। यह जूली थी। राकेश दांत भींचते हुए बोला, मुझे पता था यह सब तुम कर रही हो। या तो मुझे मार डालो, अब अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जूली कुछ न बोली, बस मुस्कुराई। उसके पीछे से वापस वही लड़की जिया पीपी किट पहने सामने आई और उसने फिर से वह खूनी खेल प्रारंभ कर दिया। इस बार जिया ने एक रिट्रैक्टर राकेश के मुंह में इस तरह फंसा दिया था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। डॉक्टर राकेश क्रोध और डर के मिश्रित भाव से जिया को घूरता हुआ थर-थर कांप रहा था। जिया ने अपना हाथ जूली की ओर बढ़ाया। जूली ने एक बड़ा सा बॉक्स जिया की ओर खिसकाया। राकेश देख रहा था। जिया ने उस बॉक्स को खोलकर उसमें हाथ डाला और अंदर से कुछ बाहर निकाला। राकेश यह देखकर दहशत में आ गया। जिया के हाथ में एक अजगर था। जिया के इरादे जानकर राकेश कांप उठा। अजगर जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। डर से राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जैसे जैसे अजगर उसके शरीर पर रेंग रहा था, खौफ के मारे उसकी धड़कनों की गति बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते अजगर ने राकेश के मुंह में प्रवेश कर लिया। राकेश महसूस कर सकता था अजगर को अपनी गर्दन के नीचे उतरते हुए। वह बुरी तरह तड़पने लगा और फिर एकदम से वहां की लाइट्स ऑफ हो गईं। कुछ देर बाद जब जूली को होश आया, उसने देखा राकेश सीढ़ियों के पास पड़ा तड़प रहा था। जूली ने कमरे में देखा, सर्जिकल ऑन ऑपरेशन टेबल पर एक बच्चा बंधा पड़ा था। सामने दीवार के पास एक औरत बैठी थी जिसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। उसके बालों ने चेहरे को ढक रखा था। जूली खौफ से थर-थर कांपती हुई उठी वहां से भागने के लिए, लेकिन अचानक उसका ध्यान अपने पेट पर गया। वह प्रेग्नेंट थी। जूली ने अपने दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जिससे पता चल सके कि उसके साथ यह सब कब हुआ। उसने राकेश की ओर देखा। वह अब तक तड़प रहा था। जूली को अपने पेट में एक हलचल महसूस हुई और फिर एकदम से प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। डॉक्टर राकेश भी होश में आ गया था। अपनी प्रेमिका जूली को प्रसव पीड़ा से जूझता देख राकेश ने उसे संभाला और सिर पर हाथ फेरते हुए दिलासा देने लगा, तुम चिंता न करो, मैं कुछ करता हूं। लेकिन वह सच में कुछ करता उससे पहले एक खौफनाक दृश्य देख उसकी रूह कांप उठी। जूली के पेट पर कुछ अजीब सी काली धारियां उभरने लगीं और फिर एकदम से वे धारियां दरारों में बदल गईं। राकेश डर कर पीछे भागा और जूली की ओर देखता हुआ बैठते बैठते पीछे की ओर सरक कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जूली के पेट पर दरारें बढ़ने लगीं। कुछ ही देर में उन दरारों को फाड़ता हुआ एक अजीब सा शिशु बाहर निकला और पेट से बाहर झांक कर जूली को देखते ही मर्द और औरत की दोहरी आवाज में खुशी से चिल्लाया, मैं आ गया। राकेश डरता हुआ सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ रहा था। राकेश को देखते ही उस शिशु के चेहरे पर डर के भाव उभरे। जूली के पेट से बाहर निकला और उसकी छाती से चिपट गया, जैसे उसने किसी शैतान को देख लिया हो। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है या यह सब हकीकत में उसकी आंखों के सामने हो रहा था। जूली उस अजीब से शिशु को देखकर बुरी तरह डर गई थी। उसने मदद के लिए राकेश की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उस शिशु ने जूली का मुंह फाड़ा और किसी छिपकली की तरह रेंगता हुआ जूली के मुंह में घुस गया। राकेश की आंखों के सामने जूली ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसका मुंह अब तक खुला था, जिसे देख राकेश की रूह तक कांप उठी थी और वह बेहोश हो गया। कबीर वहां हो रही अजीब घटनाओं से इतना डर गया था कि उसने अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक कबीर देखता है वह एक जंगल में खड़ा है और उसके सामने बरगद के पेड़ पर झूल रही है उसके पिता असलम की लाश। कबीर हांफता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस बार वह सर्जिकल ऑपरेशन टेबल से बंधा हुआ नहीं था। वह उस टेबल से उतरा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा, जहां डॉक्टर राकेश बेहोश पड़ा था और जूली की लाश की खुली आंखों में अब तक मौत की काली परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कबीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके सामने सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा था डॉक्टर राकेश, जिसे लांघते हुए कबीर आगे बढ़ा ही था कि अचानक राकेश ने उसका पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो या फिर मुझे मार डालो। कबीर जबरदस्ती अपने पांव को छुड़ाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे जाते देख राकेश में भी हिम्मत आई और वह भी सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था कि अचानक किसी ने उसके पांवों को कसकर पकड़ लिया और नीचे घसीट लिया। राकेश ने मुड़कर देखा, यह जूली थी।
जो उसे खींचकर ऑपरेशन टेबल की ओर ले जा रही थी। उसका पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर लटक रही थीं। यह वीभत्स दृश्य देख राकेश ने अपनी आंखें बंद कर दीं। ऑपरेशन टेबल तक पहुंचकर जूली धड़ाम से गिर पड़ी और फिर इसके बाद उसमें कोई हलचल न हुई। राकेश ने देखा, दीवार के पास वह महिला अब भी घुटनों में सिर डालकर बैठी हुई पेंडुलम की तरह हिल रही थी। राकेश उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके पीछे से कोई बड़ी तेजी से गुजरा। राकेश ने एकदम से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एकदम से ऑपरेशन टेबल सरका और तेजी से राकेश की ओर बढ़ा। टेबल से टकराते ही राकेश उस औरत के कदमों के गिर पड़ा। उसने अपने चेहरे से बालों को हटाया और पूरी काली पड़ चुकी आंखों से राकेश को घूरते हुए कहा, तुम्हारे अपवित्र नोटों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यह कहते हुए उस औरत ने नोटों की एक गड्डी निकाली और राकेश के मुंह में ठूंस दी। राकेश ने नोटों की गड्डी को खींचकर बाहर निकाला और यह देखकर दंग रह गया कि वह कोई गड्डी नहीं बल्कि एक सफेद चूहा था। राकेश तेजी से भागा सीढ़ियों की ओर कि अचानक उसके सामने अपने हाथों और पैरों पर चलती हुई हसीना रोती हुई आई और बोली, तुमने ही मेरी बेटी आयशा को मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार बर्बाद हो गया। राकेश पीछे सरका तो उसके ठीक पीछे वह महिला जिया की मां खड़ी थी। हसीना राकेश की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक टूटे हुए दरवाजे से कबीर की चीख गूंज उठी। हसीना किसी भेड़िए की तरह भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई और जिया की मां भी आवाज का पीछा करते हुए चली गई। पीछे रह गया था राकेश। उसने मुड़कर देखा और थर्रा उठा। एक कोने में खड़ी जिया उसे अपनी नीली आंखों से घूर रही थी। एकदम से कमरे की लाइट्स ऑफ हो गईं और जब लाइट आई, डॉक्टर राकेश सर्जिकल ऑपरेशन टेबल पर बंधा पड़ा था। उसी असीम पीड़ा में एक बार फिर से डूब जाने के लिए। बाहर कबीर एक सोफे में दुबका सोया हुआ था। उसके ठीक पास बैठी थी जिया, जिसके हाथ में एक सर्जिकल छुरी थी। हसीना कबीर के सामने पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ी और फिर जैसे उसमें से शैतानी रूह बाहर निकल आई हो, वह एकदम नॉर्मल हो गई। जिया की तथाकथित मां भी बुत की तरह वहां खड़ी थी। जिया सर्जिकल छुरी अपने हाथ में लेकर अब उस औरत की ओर बढ़ी, जिसे जिया के मुंह से मां सुनना कभी पसंद न आया। अचानक से वह अपने घुटनों के बल गिरी और हाथ जोड़ते हुए जिया से बोली, मुझे छोड़ दो। पैसों के लालच में अंधी हो गई थी मैं। मेरी अकेली की तो गलती नहीं है ना। इस लड़के ने ही खरीदी थी ना तुम्हारी किडनी। इसे मार डालो। जिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी उस नकली मां के गालों को सहलाते हुए कहा, मां, तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में है भी कौन? कैसे मार सकती हूं तुम्हें? और यह कहते हुए वह कबीर की ओर मुड़ी और बोली, मुझे मेरी किडनी वापस चाहिए। वह बिजली की गति से कबीर के पास पहुंची और उसके सीने पर बैठते हुए बोली, जो मेरा है वह तो वापस लेकर रहूंगी। जिया वह सर्जिकल छुरी कबीर के पेट में घोंपने ही वाली थी कि कबीर की मां हसीना उसके पैरों में गिरकर बोली, बेटी, मेरी किडनी ले लो, मुझे मार डालो, लेकिन कबीर को कुछ मत करो, प्लीज बेटी। जिया की आंखों के भाव बदलने लगे थे। वह सोफे से उतरी और हसीना से बोली, हां, क्यों नहीं। और यह कहते हुए उसने सर्जिकल नाइफ की ओर देखा। वह हसीना का पेट चीरने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजरें अपनी उस महिला पर गईं जिसने कभी उसे मां का प्यार न दिया था। जिया ने अपनी नीली आंखें हसीना की आंखों में डालकर कहा, क्या कहा तुमने? हसीना ने फिर से अपनी बात दोहराई, मेरी किडनी ले लो, प्लीज बेटी। जिया की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपक पड़ीं। उसने हसीना के गालों पर अपने कोमल हाथ रखे और कहा, बेटी, तुमने मुझे बेटी कहा। फिर वह अपनी उस मौसी की ओर मुड़ी जिसे वह ताउम्र मां कहकर पुकारती रही थी और बोली, सुन रही हो, इसने मुझे बेटी कहा। देखो ना, मुझे मिल गई, मुझे एक मां मिल गई। और यह कहते कहते अचानक से जिया गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। 2 पल बीते और एकदम से वह लालची औरत हवा में उठी और फिर दीवार से जाकर चिपक गई, जैसे उसे किसी ने सूली पर चढ़ा दिया हो। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और एकदम से वह मर्द व औरत की दोहरी आवाज में बोली, हर पापी को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। इतना कहते ही उसकी गर्दन मुड़ने लगी और खटाक की आवाज के साथ टूटकर लटक गई। इसी के साथ वह नीचे गिर पड़ी और सदा सदा के लिए खामोश हो गई। हसीना ने कबीर को अपनी बाहों में भर लिया था।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिया कहाँ गई। आखिर कहाँ चली गई थी जिया। हसीना ने कबीर को संभाला और उस शैतानी घर से बाहर ले चली। पीछे उस भूमिगत ऑपरेशन थिएटर में अब तक गूंज रही थी डॉक्टर राकेश की चीखें। अनंत काल तक शैतान डॉक्टर राकेश को गुजरना था उस पीड़ा से जो उसने दूसरों को दी थी। हसीना अपने बेटे कबीर का हाथ थामे सड़क पर आ गई थी। वह तब तक यही सोच रही थी, कहाँ गायब हो गई वह बच्ची जिया। कबीर ने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस शैतानी घर को देखा। कबीर के बाल भूरे और आंखें नीली पड़ती जा रही थीं। जीते जी जिसे कभी मां की ममता नसीब न हुई, उस लड़की ने अपना नया घर ढूंढ लिया था। एक रूह बस चुकी थी कबीर की देह में, ममता की छांव तले जीने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।